धन सतगुरु तेरा आसरा, प्यारे सतगुरु की प्यारे सत्संग जी, कैसे आप सारे। मैं ब्रजेंद्र कुमार इन साहब सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रोग्राम सच की राह में। तो चलिए प्रोग्राम की शुरुआत अरदास के साथ करते हैं, फिर इसके बाद प्रोग्राम को धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे लाज है तो बहुत हो चुका, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में चलने वालों को कोई दुख तकलीफ न आए। हे मालिक, सबको सुन्नति बख्शना, सुन्नति किसे कैसे देनी है, जिसे जैसे देनी है वैसे दीजिएगा, वो आपकी मर्जी। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो चलिए अरदास का भजन है, इसे चला करके आगे बढ़ाते हैं चीजों को। तब तक आप सब जुड़ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे चरणों में यही विनती है। पल पल छिन छिन रहे ज्ञान तुम्हारे चरणों सारे गले चाहे जीवन मुझे पर भार पड़े, चाहे मोह चले का हार बने रहे ज्ञान तुम्हारे चरणों में मिलता है साचा सुख केवल सतगुरु जी तुम्हारे धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक के प्यारों, कैसे आप सारे। उम्मीद है पिताजी की दया में रहमत से आप सारे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और सब उसकी छत्र छाया में आनंद ले रहे होंगे जीवन का। तो राजवीर जी धन सतगुरु तेरा आसरा, जितेंद्र बजाज जी धन सतगुरु तेरा आसरा, लवी राजपूत जी धन सतगुरु तेरा आसरा, राम प्रकाश इंसा जी भाऊ जी धन सतगुरु तेरा आसरा,
जगदेव सिंह जी धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। तो चलिए प्रोग्राम को शुरुआत करते हैं। जैसा कि आज का टॉपिक था, हमने एक टॉपिक बनाया था साहब छोटा सा। आज बैठे थे, बात कर रहे थे, एक हमारे जानकार हैं, आज वो आए थे दुकान पर, मुलाकात थी, उनसे बात चल रही थी, तो उसमें अचानक से जिक्र जिज्ञासु है साहब, हम भी सीखने वाली प्रक्रिया में, शिष्य हमेशा सीखने की प्रक्रिया में रहता है, और हम पूज्य पिताजी के शिष्य हैं, चेले हैं उनके, तो हमेशा सीखने की प्रक्रिया में है साहब। तो सोमवीर भाई धन धन सतगुरु तेरा आश्रम, दीपक भाई धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। तो सीखने वाली प्रक्रिया ये थी कि हमने उनसे सवाल पूछा कि भाई आखिर ये है क्या मसला, कि लोग कहते हैं वो अपनी मर्जी से गया, अपनी मर्जी से आएगा, तो ये क्या मसला है। तो उन्होंने कहा कि यार मसला तो गंभीर है। फिर हमने दूसरा सवाल भी लगे हाथ पूछ लिया। तो अब उस पर चर्चा करते हुए आपके साथ चर्चा रहेगी। और दो चीज़ें मेरे पास हैं, मैं पीछे बैठूँगा, यहाँ से रोड के किनारे बहुत डिस्टर्बेंस है, तो आपको भी एक तो आवाज़ कम आती है साहब, और दूसरा वैसे थोड़ी सी दिक्कत है। तो है हाँ ये बस आधा मिनट और रुके साथ संगत जी। बड़ा कई आपके सवालों के जवाब है और कई और सवालों के जवाब है सर। आज हम भी थोड़ा सा खुल के आपके साथ सवाल जवाब रहने वाले हैं साहब, और आपके कुछ सवाल भी हों तो वो भी आप लगे हाथ पूछ लीजिएगा। मासूम शाह जी धन धन सतगुरु तेरा आश्रम, प्रदीप कंबोज भाई जी धन धन सतगुरु तेरा, चंद्र मोहन जी धन धन सतगुरु तेरा ही आश्रम। तो हाँ, सवाल था कि वो अपनी मर्जी से गया, अपनी मर्जी से आएगा, ऐसा लोग कहते हैं, मानना है सेवादारों का भी कि उसे कौन कैद कर सकता है। तो लेकिन कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई, वो तो अपनी मर्जी से कैसे जाएगा, वो तो जेल में है, अपनी मर्जी से कैसे, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें एक बात है रूहानियत। देखिए, अगर हम अध्यात्म में हैं तो रूहानियत के तरीके से सोचते हैं चीजों को, लेकिन अगर हम दुनियादारी में रहते हैं तो दुनियादारी के तरीके से सोचते हैं। अब बहुत सारे लोग शहीदों की शहादत पर ब्लड दान किया। जगदेव जी बहुत बढ़िया काम भाई, मालिक बहुत बहुत खुशियां दे आपको, तो ये आप सब पे बहुत रहमत करे जो ऐसे पाक पवित्र मुकद्दस काम करते हैं और ऐसे शहीदों को याद रखते हैं साहब, बहुत बड़ी बात है। तो परमाणु फटने वाला है, झज्जर आ जाओ। अच्छा जी, कब देखते हैं जब फटेगा परमाणु तो साहब। तो उन्होंने कहा कि भाई अपनी मर्जी से गया, अपनी मर्जी से आएगा, ऐसे कहने वाले जो लोग हैं वो पाखंडी है, वो ऐसे वो वैसे सब कह रहे हैं लोग इस तरीके से। तो हमने समझा यार, समझे चीज को आखिर है क्या। तो सच समझ, जैसे कि आप सब जानते हैं कि अपने बहुत सारे ग्रंथों में वचन है विप्रो मस्ताना जी के वक्त के कि भाई एक दौर ऐसा आएगा कि मौज अंदर होगी और फौज डेरे के बाहर हो, और बहुत सारे लोग मक्खियां उड़ जाएंगी, तमाम तरह की चीजें हमने सुनी है। अगर हम ये कहें कि सरकारों ने उसे पकड़ लिया, बंद कर दिया, या चंद गधों की वजह से वो जेल में है, तो उन वचनों का क्या जो बेपरवाही नहीं की। यानी कि पहले से पता था चीजों का। 1960 में बेपरवाह मस्ताना जी, बाबू भाई बहुत बहुत स्वागत आपका भी। 1960 में, 60 से पहले, 60 में तो शरीर पूरा किया बेपरवाह मस्ताना जी, उससे पहले ही कह गए थे कि भाई एक वक्त ऐसा होगा कि सच्चे सौदे के चारों तरफ फौज होगी और जो मौज है वो पहरे में होगी। पहरा मीन्स की आप समझ सकते हैं, पहरे में होंगे, जेल में होंगे या सरकारी पहरे में होंगे। पहरा का मीन्स सरकारी पहरे का मतलब ही जेल है साहब, तो वो जेल में होंगे। तो मालिक के प्यारो, जब इस तरह की बातें आती हैं कि भाई वो अपनी मर्जी से गए, अपनी मर्जी से आएंगे, ये एक आध्यात्मिक विषय है। लेकिन जब बेपरवाही जी के वचनों पर आते हैं तो वो भी आध्यात्मिक विषय है साहब। लेकिन कुछ लोग संगत को इस तरीके से गुमराह करते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, सब पैसा कमाने के चक्कर में, पैसा बनाने के चक्कर में है। तो कुछ एक चीजें संगत को गुमराह कर रहे हैं लोग। हमें इन सब चीजों पर बहुत चौकस, बहुत जागरूक रहने की जरूरत है। तो उसी के मद्देनजर आज मैंने एक ये प्रिंट आउट निकाला है साहब, ये आप देख सकते हैं, मैं दिखाऊंगा आपको कैमरा घुमा करके। ये सवालों के जवाब है साहब, पता नहीं कौन महापुरुष है साहब। ये डेरा सच्चा सौदा एडम ब्लॉक से सवाल, और देखिए ये बड़े शातिर तरीके लिखा है, सौजन्य से सात संगत डेरा सच्चा सौदा। अब ये पूछो कि
डेरा सच्चा सौदा एडम ब्लॉक से सवाल, और पूछ कौन रहा है? डेरा सच्चा सौदा साध संगत। क्या डेरा सच्चा सौदा पाकिस्तान में कि डेरे के सेवादार सीधे सीधे जाकर एडम में बात नहीं कर सकते? जा सकते हैं साहब, लेकिन कुछ लोग संगत को कहीं ना कहीं गुमराह किए हुए हैं। तो आज महज एक छोटे से 4 सवाल हैं, 1, 2, 3 और एक नीचे वाला 4। इन 4 सवालों पर चर्चा आज लगा मुझे कि मुझे भी आपके साथ इस पर बात कर लेनी चाहिए। तो आप जुड़ करके समझिएगा इन चीजों को और हो सकता है कि 1 मिनट के लिए वापस हमें वहीं जाना पड़े, क्योंकि मैंने एक जानकारी है जो आप सबके लिए निकाल के रखी है कि इसमें पहला सवाल है, आपको दिखा दूं, पढ़ भी देते हैं, साथ साथ चलते रहेंगे। ये पहला सवाल है साथ संगत जी की गुमनाम चिट्ठी। ये मेरा कैमरा एक्चुअली पीछे वाला ब्लर है, तो कभी कभी साफ दिखाई देगा, ऊपर नीचे करके देख लेते हैं थोड़ा सा। ये तो नहीं दिख रहा, तो चलो आप ऐसे ही पढ़ के सुन लीजिएगा। आपने सबने वैसे देखा भी होगा इसको, तो मैं आप सबको पढ़ के सुना रहा हूँ। गुमनाम चिट्ठी के मुकदमे में ये सवाल नंबर 1 है, जो पूछना आपने जो पूछना ना, जो ये चल रहा है कि एडम से पूछो सवाल, तो उसमें लिखा है कि गुमनाम चिट्ठी के मुकदमे में सीबीआई ने बलात्कार की घटना की जांच रिपोर्ट के बिना ही अदालत में फर्जी मुकदमा चलाया, तो फिर इतनी बड़ी साजिश साफ दिखाई देने पर भी पूज्य पिताजी के वकीलों ने कभी अदालत को सच क्यों नहीं बताया और फर्जी गवाहों के कोई सवाल क्यों नहीं किए? प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, मैं अक्सर आपसे एक बात कहता रहा हूं और अक्सर कहा भी है मैंने आपसे कि सीबीआई लुक लाइक ए लोकल पुलिस थाना, जो आपके खिलाफ किसी भी धारा में मुकदमा दर्ज करती है और बस फिर आप उसके लिए पिलर टू पोस्ट सिर्फ दौड़ते रहिए। एक जांच की सीबीआई ने और उस जांच के आधार पर पूज्य हजूर पिताजी को दोषी करार देकर के बिना तथ्यों के आधार पर, भाई देखो, जांच किसने की? सीबीआई ने। सुन कौन रहा है? सीबीआई। मुकदमा कौन लड़ रही है साहब? सीबीआई। फैसला किसने सुनाना? सीबीआई ने। तो सीबीआई अपने मुकदमे को कैसे हार जाए? इतने हाई प्रोफाइल मुकदमे को, जिसमें 15 साल लगा दिए सीबीआई ने खाक छानने में कि भाई हम देखें जरा कहीं कुछ मिल जाए। कुछ मिला नहीं, लेकिन क्योंकि स्टार्टिंग में ही केएल रैना करके एक सीबीआई अधिकारी थे, डीएसपी थे। हाँ बिल्कुल, अभी हमने होली वाले दिन देखा है रात को, वो बोर्ड दोबारा से लगा दिया गया है, रोहतक इस तरफ और सुनारिया जेल इस तरफ, तो देखा हम लोगों ने। लेकिन चलिए ठीक है, हाँ दोबारा से शायद अब सेवादारों की तस्वीरें आनी शुरू हो जाए बोर्ड के। लेकिन अब मैं चाहूंगा कि आप प्लीज अब सब जुड़कर समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं कर रहा हूँ थोड़ी सी कोशिश, खुल के बात करेंगे धीरे धीरे। परमानंद जी धन धन सदगुरु कराया सर। रामलाल एडम प्रवक्ता नहीं, प्रवक्ता नहीं हूं साहब, लेकिन हाँ एक बात है, एडम डेरा सच्चा सौदा का हिस्सा है और डेरा सच्चा सौदा हम सबका घर है और हम सबको अपने घर की, जब आग लगी हो ना साहब, तो घर पे ही पानी डालना चाहिए, पड़ोस के घर पे डालने का कोई फायदा नहीं। तो अपने घर की सुरक्षा कर ली जाए। तो सीबीआई ने जांच के साथ सीबीआई ने सब पूछना था। केएल रैना ने कहा था कि डेरा सच्चा सौदा में कोई भी आपराधिक घटनाएं नहीं होती है, यहाँ रेप जैसा कुछ नहीं हुआ है। उस डीएसपी को हटा करके पोस्ट किया गया जम्मू भेज दिया जाता है उनको। और बाकी बाद में आपको पता है बड़े हंगामे हुए, जब मुकदमा दर्ज हुआ, सब कुछ हुआ। चंडीगढ़ भी गए आप लोग, अंबाला भी हम लोग गए, अरमान ते डग्गर बज्जण के, पता नहीं बहुत अजीब अजीब से स्लोगन्स थे जिन पर हम लोग नारेबाजी कर रहे थे वहां चंडीगढ़। उस वक्त मैं भी चंडीगढ़ आप लोगों के साथ था। तो सीबीआई ने मुकदमा बनाया, मुकदमे को सुना और सुन करके अपने तरीके से, क्योंकि मुझे आज भी याद है 122 गुरु ब्रह्मचारी बहनों के, साध्वियों के एफिडेविट दिए गए थे, कोर्ट में प्रोड्यूस किए गए थे सीबीआई कोर्ट के सामने कि भाई ये आरोप हमारे गुरु पर नहीं है कि उन्होंने रेप किया या नहीं किया, ये आरोप हम पर है कि हमारे साथ डेरे में गलत काम होता है। क्योंकि जो चिट्ठी थी उसमें बहुत घुमा फिरा करके कि भाई बहुत सारी साधवियां हैं जो इस दलदल में है, लिप्त है, इनका यौन शोषण होता है, बहुत सारी बड़ी बातें थी उसमें। तो 122
गुरु ब्रह्मचारी बहनों ने, साध्वियों ने एफिडेविट लिख करके दिए कि आप हमारी मेडिकल जांच कराएं कि क्या कभी हमारे साथ कोई गलत काम हुआ या नहीं हुआ। लेकिन सीबीआई ने उनकी बातों को नहीं माना क्योंकि उन्होंने मानना ही नहीं था। सच्चाई तो यह है, वो तो तय करके बैठे थे कि इस मसले में डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम जी की इमेज को इतना दूषित कर देंगे, इतना खराब कर देंगे कि लोग उन्हें अपना गुरु कहने में हिचकिचाएं, 4 बार सोचे कि यार क्या हम वाकई गुरु है हमारे। तो ऐसी इमेज क्रिएट करने के लिए एक फर्जी चिट्ठी पर सुनवाई होती है और वो चिट्ठी 15 साल तक कोर्ट में रगड़ी जाती है, जिसमें 164 के बयान नहीं है। एकमात्र मुकदमा ऐसा साहब जहां पर पूज्य पिताजी को सजा कर दी जाती है। अब इसमें दूसरा सवाल है साहब, दूसरा सवाल है, जब हनीप्रीत तेरावास में मार्च 2015 में रहने लगी थी तो फिर डेरा के डॉक्टरों ने हनीप्रीत के कहने पर 2009 से हनीप्रीत को तेरावास में दिखाकर पूज्य पिताजी का बड़ी बड़ी बीमारियों का फर्जी मेडिकल क्यों बनवाया। उसमें यह क्यों लिखा कि पूज्य पिताजी को कभी भी मौत हो सकती है और पूज्य पिताजी द्वारा गिरफ्तारी देने के बावजूद उस मेडिकल को वकीलों ने अदालत में क्यों जमा करवाया। अब शासन जी बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, इस बात को मैं आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि मैं ये पहले तो आपके सामने एक ऑफिशियल घोषणा साहब मेरी है कि मैं डेरा सच्चा सौदा का ऑफिशियल प्रवक्ता टाइप का आदमी नहीं हूं जो कुछ भी आकर के पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलता है। लेकिन हाँ, मेरी अपनी मर्यादा है, मैं अपनी जिम्मेवारियों के साथ बैठ करके आपके साथ बात करता हूं। अब इस मसले पे जो एक दही बिलोई जा रही है ना, कई लगभग 1 साल 1.5 साल से 145 पन्नों की रिपोर्ट ऐसे हिला के दिखाते हैं कि यह फर्जी मेडिकल रिपोर्ट क्यों लगाई गई है, इसमें पिताजी को इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां बताई गई हैं। और इसमें आज इन्होंने खुद ये एक्चुअली क्या कि इन्होंने ये एडमिट किया है। मैं इस पर भी आज सिर्फ इसलिए चर्चा कर रहा हूं, तो मैं चर्चा इस पर भी नहीं करता, आज भी नहीं करता। आत्माराम जी धन धन सदगुरु तेरे आसरा, बहन बबली दारों जी धन धन सदगुरु तेरे आसरा। इस पर चर्चा करने की जो वजह है ना, मेरी सिर्फ एक वजह है कि मुझे आज ये मैं आपको दिखा दूं कि आपको लगेगा नहीं तो फिर बाद में कि अपनी तरफ से कुछ नई कहानी सुना दी विजेंद्र ने। ये देखो, ये हाँ, और यहाँ पड़ेगा और कहाँ गया, और पूज्य पिताजी द्वारा गिरफ्तारी देने के बावजूद उस मेडिकल को वकील ने अदालत में क्यों जमा करवाया। अब आप एक चीज समझिएगा कि यह मेडिकल रिपोर्ट जिस दिन पिताजी को गिल्टी करार दिया जाता है पंचकुला, उस दिन शायद ये इनके हिसाब से ये रिपोर्ट सबमिट कराई जाती है कि ये बीमार हैं और बहुत सारी जानलेवा बीमारियां इनको हैं, हाई बीपी, शुगर, बहुत सारी चीजें बताई गई। मुझे नहीं पता क्या क्या है वो शायद वकीलों ने बताई और वो 17 तारीख को शायद एडमिट की गई। 90% लोगों को पता था कि पूज्य हजूर पिताजी को सजा होने वाली है इस मसले पर। 90% लोगों को पता था, 10% जो मुझ जैसे बेवकूफ लोग थे जिन्हें पता ही नहीं था। निजी राय है रायचंद की, बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल सही बात। ये मेरी निजी राय है और इसमें कोई ये ना समझे कि डेरे सच्चे सौदे की तरफ से बंदा बात कर रहा है कि नहीं। मैं डेरे सच्चे सौदे का एक अदना सा छोटा सा सेवादार हूं और पूज्य हजूर पिताजी को मानने वाला हूं। उनके दिखाए गए मानवता भलाई के कार्यों को करने की कोशिश करता हूं, हो नहीं पाते लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं। उनके दिखाए गए रास्ते और उनके बताए गए तरीकों पर चल करके जो भी हो पाता है थोड़ा बहुत करने की कोशिश है। यह भी मैं बार बार दोहरा रहा हूं आपको कि यह सिर्फ इसलिए पढ़ रहा हूं, आज मैं आपके सामने सिर्फ इसलिए इस बात पर चर्चा कर रहा हूं मेडिकल रिपोर्ट पर, क्योंकि वो एक टेक्निकल बहुत गंभीर चीज है। टेक्निकल यह है कि आप किसी वकील के पास बैठिएगा, आप सबके आसपास, घरों के आसपास एक आधा वकील मिल जाता है, कोई बढ़िया वाला मिल जाता है, कोई थोड़ा हल्का वाला मिल जाता है, लेकिन वकील हम सबके घरों के आसपास मिलते हैं साहब। किसी वकील से मिलिएगा और पूछिएगा कि मुझे सजा होने वाली है और मैक्सिमम सेंटेंस जो है वो मैं आपको, चलो अब वहां चल के आपको दिखाता हूं कि मैंने थोड़ा सा निकालने की कोशिश की थी कि भाई फिर वापस यहीं आके बैठेंगे, लेकिन आपको दिखाऊंगा तो आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगी चीजें, क्योंकि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। तो हाँ, बड़ी शांति आज बाहर थोड़ी सी। देखिए कहाँ निकाला ये,
पहले हमें समझना होगा कि पूज्य श्री पिताजी के खिलाफ कौन सा मुकदमा 25 अगस्त 2017 को जिसका फैसला सुनाया जाना था, वो एक्चुअली फैसला था रेप केस का, साध्वी यौन शोषण वाला मामला है। तो मैंने अभी जस्ट इस प्रोग्राम को करने से पहले, जब जितनी देर में अरदास चल रही थी उतनी देर मैंने लिखा, और लिख करके मैंने, आप भी लिख के देखिएगा कि रेप की सजा क्या है इंडिया में, ये लिखिएगा, आपको पता लगेगा। मैंने लिखा है, फिर इस पर चर्चा करेंगे आखिर वो मेडिकल रिपोर्ट आखिर है क्या। देखिए शायद आपको धुंधला धुंधला दिखाई देगा, लेकिन ऊपर नीचे करके दिखाऊंगा तो सही सही दिखेगा थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, रेप करने का सजा क्या सजा होती है, ये सजा लिखी है साहब, इसमें क्या क्या होता है। रेप करने पर क्या सजा होती है, यह फंक्शन है। रेप करने पर आपको 7 साल की सजा हो सकती है, 20 साल की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है। कुछ ज्यादा संगीन मामले होते हो में आपको फांसी की सजा भी हो सकती है, जैसे अभी दिव्यागिरी स्टोर को दी गई है फांसी। अब आप मालिक के पर एक चीज समझिएगा, जिस मुकदमे में पूज्य हजूर पिताजी को गिल्टी करार दिया गया कि आप दोषी हैं, उस दिन सिर्फ दोषी करार दिया गया, तो ऐसा हो सकता है संभवतः डेरे के वकीलों ने एक मर्सी पिटीशन या ये कहें कि मर्सी फाइल की होगी कि भाई जब आपको लगता है कि आप मुकदमा हार रहे हैं या हार चुके हैं, तो आप एक दया की याचिका लगाते हैं। ये वकीलों की तरफ से, मैं पिताजी की तरफ से नहीं कह रहा हूं, पिताजी तो हमेशा बिल्कुल बुलंद खड़े रहे हैं न्यायालय में, जब क्योंकि पिताजी ने कहा कि हम भारतीय कानून व्यवस्था का पूर्णतः सम्मान करते हैं और सम्मान करते हैं साहब। जब वकीलों को लगा होगा कि अब तो केस लगभग निकल चुका है हाथ से या हार रहे हैं हम और आज शायद सजा हो जाएगी, क्योंकि जो वातावरण बनाया गया था, कंपनीज लगाई गई थी, बीएसएफ इंडियन आर्मी जो डिप्यूट किए गए थे उस दिन वहां पंचकुला में, उस स्थिति को देखते हुए कई दिन से ये चर्चा थी कि शायद कुछ पंचकुला में बड़ा होने वाला है। जिसका रेप हुआ उसी से शादी, सूर्यवंशम में तो यही दिखाया था। अरे अभी सूर्यवंशम नहीं साहब, तो जब एप्लीकेशन दी गई उसमें शायद ये जो मेडिकल रिपोर्ट थी उसमें शायद ये कहा गया होगा कि जी ये एक बीमार है काफी, और इनकी बीमारियों को ध्यान में रखते हुए कोई भी अगर आप सेंटेंस दे रहे हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए आप ऐलान कीजिएगा, या अपना रवैया उनके द्वारा किए गए मानवता भलाई कार्यों को देखते हुए उनकी तरफ थोड़ा रवैया सॉफ्ट रखिएगा। अब आपको मैंने बताया कि जो रेप की जो सजा है इंडिया में, मिनिमम 7 साल, मैक्सिमम फांसी। 7 साल से लेकर के 20 साल की सजा होती है, आजीवन कारावास होता है और एक फांसी की सजा। ये 4 कैटेगरी रेप केस में मोटा मोटा जो मैंने पढ़ा है अभी उसमें ये लिखा है। अगर डेरे के वकीलों ने पूज्य हजूर पिताजी के बचाव में जब ये समझ में आ रहा है कि भाई सीबीआई नहीं मान रही, सीबीआई तो मुकदमा दे ही रही है, तो उस वक्त कहा कि भाई ये जो 145 पन्नों की जो भी बता रहे हैं, मुझे नहीं पता एक्चुअली कितने पन्ने, ये जो रिपोर्ट है जिसमें पूज्य हजूर पिताजी काफी बीमार रहते हैं और इनको वो सिर्फ इसलिए रहा होगा कि उनको कोर्ट की तरफ से, न्यायालय की ओर से राहत मिले, सिर्फ यही एक वजह रही होगी, इसके अलावा कोई और वजह नहीं है उस मेडिकल रिपोर्ट को लगाने। ये तो सवाल, उस सवाल का जवाब है साथ संगत जी, जिसके बारे में बार बार एक ही मसला बना ले रखा है। 145 पन्नों की रिपोर्ट हनीप्रीत को 2009 में आई है, 2015 में आई है, ऐसा है वैसा है, या हनीप्रीत के कहने पर डॉक्टरों ने क्यों मेडिकल रिपोर्ट बना दी, वो वकीलों का मसला है। वकीलों कैसे आपको राहत दिला सकते हैं? जो लोग रेगुलर मुकदमे लड़ते हैं या कभी कभी मुकदमे लड़ते हैं, जिन्होंने कभी मुकदमा लड़ा होगा अपने जीवन काल में, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि वकालत साहब वकालत के तरीके से लड़ी जाती है। वहां पर पूज्य हजूर पिताजी मेरे गुरु है, आपके गुरु हैं, लेकिन जो न्याय की कुर्सी पर जो जज बैठा उसके लिए एक आम नागरिक है जो अपने मुकदमे की पैरवी सुनने के लिए, करने के लिए वहां है।
उनके लिए वो खुदा, भगवान, रब कुछ नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक कॉमन मैन है पिताजी। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये टेक्निकल मसला है कि क्यों वो मेडिकल रिपोर्ट लगाई गई। मेरे हिसाब से मुझे समझ में आया कि हो सकता है कि उसी में 20 साल की सजा दी जाती। देखिए, लेकिन टेक्निकली दी 20 साल की सजा ही है। अगर हम टेक्निकली जाएं तो उन्होंने 20 साल की सजा 10 साल करके 20 साल कर दी। ये भी टेक्निकल है साहब, लेकिन सीधे सीधे एक में 20 साल नहीं दी उन्होंने। तो जो भी कोई आपसे इस तरह का सवाल पूछते हैं, कहते हैं कि यार ये तो 145 पन्नों के पिताजी को मारने की साजिश वाली, मारने की साजिश नहीं साहब, वो पूज्य पिता के खिलाफ जो सेंटेंस आना है या 3 दिन के बाद जो सजा का ऐलान होना था 10 साल की सजा का, वो सजा कहीं बहुत बड़ी ना होती। इस करके शायद वो लगाया गया कि भाई इनके मानवता भलाई, इन्होंने बहुत सारे काम मानवता भलाई की, इनको इसलिए राहत दी जाए। और वो राहत हमें कहीं ना कहीं दिखती भी है साथ में। अब तीसरा एक जो सवाल है इसमें, छत्रपति हत्याकांड मुकदमे में पूज्य पिताजी के पक्ष में पुख्ता सबूत व खट्टा सिंह के खिलाफ साध्वी सुमिंदर कौर जैसे चश्मदीद गवाह होने के बावजूद उन्हें अदालत में पेश करने की बजाय नोएडा की साध संगत के पास पूज्य पिताजी के वकील गुरदास सरवाला ने क्यों छिपा कर रखा? ये आप सबको एक बात बताना चाहूंगा। ये शायद 2018 के आसपास की बात है, पता नहीं कौन सा महीना है, मई जून या मैं बता दूं अप्रैल या मई के आसपास की बात है। अचानक से एक मैसेज सर्कुलेट होता है कि भाई कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, दिल्ली में संसद भवन के पास है वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया। वहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है डेरा की तरफ से, डेरे के वकील आ रहे हैं। तो वहां डेरे के वकील के नाम पे कौन थे? एडवोकेट एपी सिंह, जो निर्भया कांड में भी आरोपियों की तरफ से जो वकील साहब रहे हैं, एपी सिंह जी की तरफ से वो कॉल थी कि भाई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम लोग पहुंचे तो हमें भी नहीं पता था कौन आने वाला है। और अगर उस वीडियो को आप देखेंगे तो वो वीडियो डेरे का सच जो हमारा पेज है उस वक्त वो चला करता था, तो हमारी उस डेरे के सच के पेज पर आज भी वो वीडियो एज इट इज पड़ी है। हमने उसे लाइव भी किया था वहां से। अब इसमें एक बात आ रही है, छत्रपति हत्याकांड मुकदमे में पूज्य पिताजी के पक्ष में पुख्ता सबूत व खट्टा सिंह के खिलाफ साध्वी सुमिंदर कौर जैसे चश्मदीद गवाह होने के बावजूद उन्हें अदालत में पेश करने के बजाय नोएडा की साध संगत के पास छुपा के रखा। पहले मैं आप सबको एक जानकारी देना चाहूंगा कि साध्वी सुमिंदर कौर के बयानों को लेकर के सीबीआई कोर्ट में डेरे के वकील पेश होते हैं, जहां पर बात को खारिज कर दिया जाता है कि भाई अब इनकी गवाही की जरूरत नहीं है इसमें। अब जब गवाही की जरूरत नहीं थी तो क्या आपके पास क्या रास्ता बचा था? आप दिल्ली आए, दिल्ली आकर के आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और उसमें सुमिंदर कौर को सामने लाए मीडिया के और बताया कि ये खट्टा सिंह की भांजी है। और उसमें सुमिंदर कौर बहन ने ये सबको बताया कि खट्टा सिंह उसकी हत्या करना चाहता है, क्योंकि खट्टा सिंह ने स्वयं उससे कहा कि मैंने तेरे गुरु को फंसा दिया है। अगर सुमिंदर कौर को छिपाने वाली बात होती तो सामने लाने की जरूरत क्या थी साहब? प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं थी। लेकिन भोले भाले सेवादारों को एक व्यक्ति बैठ करके गुमराह करता और ये कहता है बार बार कि डेरे में हत्याएं हो रही है, सुमिंदर कौर को मारने की साजिश की गई, सुमिंदर कौर को छुपाने की कोशिश की गई। कोई व्यक्ति कहीं भी इस मुल्क में अपनी आजादी के साथ कहीं भी रह सकता है। और रही बात सुमिंदर कौर के छुपने या ना छुपने की, अगर सुरक्षा की दृष्टि से अगर सुमिंदर कौर को किसी सेवादार के यहां रहना भी पड़ा या रही भी या नहीं भी रही, तो साहब वो उनकी अपनी निजी जिंदगी है, वो उसमें हमारा हस्तक्षेप है क्या? पूर्व साध्वी हैं वो, आपको एक जानकारी और देना चाहूंगा। पूर्व साध्वी अपने घर जा चुकी थी। वो खट्टा सिंह ने अपनी बहन के सामने भी कई बार उसे धमकाने की कोशिश की, उसने एडमिट किया बहन ने, सुमिंदर कौर ने। लेकिन आपको ये बातें नहीं बताएगा कोई भी। लेकिन आपके सामने क्या कहानी बना दी है छत्रपति हत्याकांड में? जो सबसे अहम गवाह है, अहम गवाह तो तब होगा साहब जब पीडब्ल्यू में उन्हें शामिल किया जाएगा। उन्हें रखा ही नहीं गया कहीं। मैंने कहा कि ये स्टैंप है साहब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की,
लेकिन कोर्ट ने कहा हमें जरूरत ही नहीं इस टाइम की, रखो अपनी जेब में, हम दूसरे मसले पे बात करेंगे। तो आप क्या जबरदस्ती लगाएंगे कि नहीं जी समिंदर कौर की सुनो आप? कोर्ट ने अलाउ करना होता है साहब, कोर्ट अलाउ नहीं करी। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि वो पहले से पहले ही तय करके बैठे हैं सारे मुकदमों को कि आपको हराना है, आपको सजा करानी है उन मुकदमों में। प्यारे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, ये दो मसले में से एक मसला तो जो है ना, वो 145 पन्नों की जो मेडिकल रिपोर्ट है उस पर मुझे चर्चा नहीं करनी थी और मैं चाहता भी नहीं था कभी करूं। लेकिन जो टेक्निकली जो बात है उसमें यही है कि लगभग सब इस बात को मान चुके थे कि पूज्य हजूर पिताजी को शायद सजा होगी, पिताजी वापस नहीं लौटेंगे। और जब वकील सोचता है ना साहब, वो मैक्सिमम सोचता है, मैक्सिमम कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है। अगर गुरुजी को सजा होगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा साहब? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन की सजा तो नहीं होगी। अगर ज्यादा से ज्यादा ये समझ में आता है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार रेप की जो सजा है, बलात्कार की जो सजा है, वो मृत्यु दंड भी हो सकती है, वो आजीवन कारावास भी हो सकती है, वो 7 साल भी हो सकती है, वो 10 साल भी हो सकती है, वो 20 साल भी हो सकती है। तो जो वकील है, जो आपके मुकदमे को जो फाइट कर रहा है, वो मैक्सिमम पर ध्यान देता है। मैक्सिमम सजा क्या हो सकती है, बड़ी से बड़ी सजा क्या हो सकती है, उस बड़ी से बड़ी सजा को किस प्रकार अगर ये घटाया जाए तो कैसे घटाया जा सकता है, क्या तरीका हो सकता है उसका। तो उसका तरीका जो वकील को लगा होगा कि अगर गुरुजी अगर बीमार दिखते हैं या उनके कामों को भी अगर हम एक ग्राउंड बनाते हैं कि वो बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, उन्होंने बहुत सारी सोशल वर्क के काम किए हैं, तो साहब शायद कहीं मर्सी दिखाई दे या ये कहीं कि रहम कहीं से कोर्ट के किसी मन के कोने में कहीं से आए, चलो ठीक है सजा कम कर लेते हैं। 10 साल की सजा, 10 साल की 2 सजाएं हुई पिताजी को उसमें। लेकिन गुमराह करने वाले आपको नहीं बताएंगे साहब इस तरीके से। वो तो कहेंगे जी फंसा दिया पिताजी को। अरे फंसा नहीं दिया सरकार, पिताजी के लिए पैरवी में लगे हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूं आपसे, मैंने थोड़ी देर पहले भी दोहराई थी बात कि सीबीआई लुक लाइक के लोकल पुलिस स्टेशन और जो उसके डीएसपी वगैरह हैं साहब, वो जो आपके थाने का जो वो होता है ना, जो आईओ होता है, वो 1 फूल 2 फूल वाले, वो भी जिस धारा को लगा देते हैं ना साहब, उसे कटवाने में आफत हो जाती है। इसके ऊपर एक हल्का सा वो मजाक भी है कि एक किसान था, उसको किसी छोटे से मुकदमे में कई साल लग गए, वो चलते चलते थे मुकदमा आ गया, मुकदमे 10 साल 20 साल लड़ते लड़ते काफ़ी लंबा टाइम बीत गया। तो उसने जब जज ने कहा कि यार तुम तो बड़े इनोसेंट टाइप के किसान हो, तुम तो गलत फंसा दिए गए, तो तुम्हारी ये धाराएं मैं काट रहा हूँ। तो उसने कहा साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बरी किया, भगवान करे आप हवलदार बने। अब सारा कोर्ट चौंक गया, यार एक तो बरी कर दिया जज साहब ने और कह रहा है कि भाई हवलदार बने। तो जज साहब ने कहा भाई ऐसा क्यों, जज तो बड़ा होता है, मुझे हवलदार क्यों बनवाना चाहते हो? तो उसने कहा कि साहब जिस कागज पे एक हवलदार ने कुछ लिख दिया उसे काटने में 10 साल लग गए आपको, 20 साल लग गए आपको काटने में, तो आपसे ज्यादा पावरफुल तो वो आदमी है जिसने वो कलम चलाई। तो वो हवलदार आपसे बड़ा मजबूत है, तो आप तो हवलदार बन जाते तो बढ़िया है। तो जो धाराएं सीबीआई के द्वारा मुकदमे में लगा करके पूज्य पिताजी को गिल्टी करके जो सजा दी गई है, उसको चैलेंज किया गया है डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट कमेटी, या ये कहें कि शाही परिवार के द्वारा, ये कहें कि डेरे के वकीलों के द्वारा पूज्य हजूर पिताजी के मुकदमों की जो पैरवी है साहब, वो माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में लंबित है। लंबित मीन्स पेंडिंग है, और उस पर जब सुनवाई होगी तो बहुत सारी चीजें कहते हैं साफ हो जाएगी साहब। और एक सवाल और रंजीत हत्याकांड का, तो मुझे उस बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो मैं उसमें कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन बहन साध्वी जो अपनी समिंदर कौर है, उनके बारे में तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि भाई रमेश जी और मैं उस वक्त बहन साध्वी समिंदर कौर के संपर्क में थे, मैं भी था, और हमारे प्रकाश सिंह सलवारा जी और हमारे एक और हैं वो ऋषिपाल अरोड़ा जी, हम सब बहुत अच्छे से कोशिश कर रहे थे। मैं तो नहीं था, हम तो नहीं कहूँगा ना, हम तो वैसे जबरदस्ती शामिल हो गए खामखाई कि शायद आज के वक्त में आप सबके साथ बैठ के इस विषय पर बात करनी थी, इस करके पिताजी ने हमें उसमें शामिल कराया, उससे सच से रूबरू कराया, जिसमें बहन शमिंदर कौर के लिए सिक्योरिटी की डिमांड भी की गई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से।
लेकिन वो सब खारिज होती गई साहब। पावा जी धन धन सतगुरु तेरा आसरा, पिताजी को सजा होने के बाद पिताजी को कोर्ट में अनपढ़ बताया गया, क्या वो गलत बात है? देखिए कहीं भी ये बातें ऑन रिकॉर्ड नहीं है। ऑन रिकॉर्ड मीन्स की ऑन रिकॉर्ड किसको कहेंगे? जैसे कोई चीज कोर्ट के संज्ञान में है और वो ऑन पेपर जब आती है बातें। अब जैसे अब मैं कह रहा हूं आपको कि भाई 122 साध्वियों ने अपने एफिडेविट दिए न्यायालय को, शपथ पत्र दिए कि भाई हमारी आप मेडिकल जांच कराएं कि हमारे साथ कभी कुछ गलत काम हुआ है। ये ऑन रिकॉर्ड नहीं है साहब। ऑन रिकॉर्ड मीन्स की पेपर्स में नहीं कि डेरे की तरफ से 122 साध्वियों के एफिडेविट आए थे, हम उसको खारिज कर रहे हैं, फेंको बाहर। वो कहीं लिखित में नहीं है। तो ऐसे ही पूज्य हजूर पिताजी के बारे में जो एक एक्चुअली क्या है कि वकीलों की इमेज को कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए डेरे के, वो एक प्रोपेगेंडा है जिसमें ये कहा जा रहा है कि पिताजी को तो अनपढ़ बता दिया इन्होंने। अनपढ़ वकीलों ने नहीं बताया, अनपढ़ ये जानबूझ करके, अनपढ़ी वाली बात इन्होंने जानबूझ के चलाई है। क्यों चलाई है? क्योंकि अब ये बताओ, जो पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा लिखी गई चिट्ठियां 7-8 आई हैं, क्या वो डेरे के वकीलों ने गोल गोल अंडे बनाए उस पर ये वाली मात्रा गलत है, ये वाली सही है, ये वाली गलत है? वो कहीं ना कहीं उस थ्योरी को आपके बीच में डालते हैं कि कल को जब बात साबित हो जाए कि चिट्ठी सही है तो यार बता हमारा गुरु कैसा है, उसे हिंदी भी नहीं आती। ये एक मेंटेलिटी हमें पहले से सौंप दी गई कि जबकि वो डेरे के वकील इतने बेवकूफ नहीं है कि वो कोर्ट में खड़े होकर के ये कहेंगे कि यार कि डेरा मुखी जो हमारे मुवक्किल हैं उनको पढ़ना लिखना नहीं आता है। एक्चुअली क्या है कि स्टार्टिंग में जब ये मसला चला उस वक्त मुझे भी समझ में आया कि यार वाकई मैं भी एक दिन, जिस दिन मोहित पर 50,000 रुपए का जुर्माना हुआ उस दिन मैं भी चंडीगढ़ कोर्ट में था। सेम डे में ही बहन हनीप्रीत की जमानत भी होती है पंचकुला न्यायालय से, उसी दिन मैं भी वहां था। लेकिन मैं भी सिर्फ इसलिए गया था देख तो लिया वकील कैसे कैसे हैं। लेकिन जो डेरे के वकील हैं वो भी अपने पूरी ईमानदारी के साथ लग रहे हैं। मैंने भी इनके बहकावे में आकर, पावा जी मैंने भी बहुत कुछ अपना नुकसान किया इन सब चीजों में आकर के, कि हम उस संस्थान के खिलाफ बात कर रहे हैं जिसने हमें दुनिया में जीना सिखाया साहब। दुनिया में कैसा हमारा आचरण होना चाहिए पूज्य पिताजी से सीखा है। जिस इलाके में मैं रहता हूं यहाँ 10 बजे के बाद बहुत मुश्किल है अकेले घूमना, सड़क पर चाकू दिखाकर लूट लेते हैं साहब। आए दिन कत्ल हो जाते हैं हमारे यहाँ, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन उस परवरदिगार का रहमो करम है कि ऐसी एक स्लम होता ना, स्लम झुग्गी झोपड़ी, हमारे यहाँ ये पक्की झुग्गियां जहां हम रह रहे हैं साहब। भले ये 25 गज के मकान है, दिल्ली भारत सरकार के द्वारा दिए गए, इंदिरा जी के द्वारा दिए गए मकान, ये रिसेटलमेंट कॉलोनीज में हम रहते हैं। लेकिन साहब है तो एक कच्ची बस्ती। तो यहाँ पर अगर मैं नशों से बचा रहा, बुराइयों से बचा रहा, तो ये सब बेपरवाही की दया में रहमत है कि उन्होंने अपने से जोड़ा। हम नहीं जुड़े साहब उससे, हमारी औकात क्या है कि हम उनसे जुड़ सके। उन्होंने जोड़ा हमें अपने चरणों से, हमें जगह दी अपने नजदीक बैठने की, और उसका रहमो करम है साहब। उसके खिलाफ बोल करके तो साहब बस जो हो गया वो हो गया। बस आगे मालिक करे कि जो गलती मैंने की है वो आप सब ना दोहराएं। अंगूठा लगता है सिग्नेचर के साथ कोर्ट में भी, बिल्कुल लगता है साहब। बलविंदर जी धन सतगुरु तेरा आसरा, बिंदर परवाना जी धन सतगुरु तेरा आसरा, सुखविंदर सैनी भाई जी धन सतगुरु तेरा आसरा, सीताराम बंसल जी धन सतगुरु तेरा आसरा। तो जब बात आ रही है कि शाही परिवार को ये कहा जा रहा है कि भाई आप डेरे से बाहर निकलो, हनीप्रीत नाम देंगे, एक अलग सी कहानियां चलाई जा रही है। और अक्सर पिताजी कहा करते ना कि अंधा गुरु अंधा चेला, नरकों में धक्कम धकेला। पूज्य पिताजी की शिक्षा से मुंह मोड़ लिया लोगों ने, किसी व्यक्ति विशेष के पीछे लग गया। वो कह रहा है हाँ तो हम कह रहे हैं हाँ, उसने कहा दिन तो कहा जी दिन, उसने कहा रात तो सबने कहा रात 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 रात। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, पूज्य हजूर पिताजी के दिखाए गए रास्ते पर चले हम सभी मिलकर के। मेडिकल रिपोर्ट कब लगाई गई थी? मेडिकल रिपोर्ट 17 अगस्त को लगाई गई थी और 25, और ये देखिए मेरे हिसाब, मेरे पास जो है कि उसमें डेट है 17 अगस्त एडमिट करने की, लेकिन शायद उस दिन 17 अगस्त 2017 को वो रिपोर्ट सबमिट हुई या नहीं हुई, या मेडिकल रिपोर्ट जो इनका जो लेटर है सिर्फ उसी वजह से आज मैं इस पर चर्चा कर पाया। ये देखें आप, इसमें जो लिखा है हाँ, उसमें ये लिखा है, उसमें यह क्यों लिखा था कि पूज्य पिताजी की कभी भी मौत हो सकती है और पूज्य पिताजी द्वारा गिरफ्तारी देने के बावजूद
उस मेडिकल की वकीलों ने अदालत में क्यों जमा करवाया। यानी कि इनके हिसाब से ये जो मेडिकल रिपोर्ट है 145 पन्नों की, वो पूज्य हजूर पिताजी की गिरफ्तारी देने के बाद, गिरफ्तारी कब हुई है पूज्य हजूर पिताजी की? 25 अगस्त 2017 को, और सजा का ऐलान हुआ है 28 अगस्त 2017 को। तो भाई जी, काल और दयाल की लड़ाई है जी। हम दयाल के साथ हैं और वो काल के एजेंट हैं। पता नहीं मालिक ने किससे कैसे कैसे काम करवाने हैं, तो खैर पिता ही जाने। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि हमें ये खुद ही फैसले करने में क्या चीज़ गलत है क्या सही है। मुझ जैसा कोई भी आदमी चलता चलता सिक्का कब खोटा हो जाएगा पता थोड़ी है। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हम तो तुम्हें देखकर चलना सीखे। मुझे देख करके चलना क्यों सीखे साहब? मैं बिगड़ा तो सब बिगड़ गए, मैं सुधरा तो सुधर तो जाओ यार। अभी बहुत सारे लोग हैं वो कहते हैं कि तुमने हमें जगाया। मेरी अक्सर बात होती है, या कई बार आपने मैसेज में पढ़ा होगा कि हम तो तुम्हें देख के चले, हम तो अब इसलिए सच के साथ खड़े। अरे मुझे देख के चले तो मैं तो बैकफुट आ गया ना, वापस आया ना 2 कदम, तो तुम भी वापस मुड़ो। अगर तुम्हें लगता है कि मैं सही था, मैं सही चल रहा था, जब तुम मेरे पीछे पीछे चल रहे थे रेल के इंजन, मैं रेल का इंजन तुमने मान लिया कुछ वक्त के लिए, और तुम अगर डिब्बा थे उस रेल के इंजन के, तो साहब जब रेल का इंजन मुड़ा तो तुम भी तो मुड़ो। अब तुमने कहा नहीं रेल का इंजन तो चला गया, अब हम तो लेके चलेंगे वहीं जहां रेल का इंजन जा रहा था, लेकिन इंजन तो वापस मुड़ गया ना सरकार। ये बात मेरी उन तमाम मालिक के प्यारों के लिए है कि जो लोग अक्सर कहा करते हैं कि हम तो तुम्हें देख के नाम चर्चा में जाना शुरू किए, हम तो तुम्हें देख करके आना शुरू किए, अब तुम ही बदल गए तो हम क्या करें, हम तो सही रास्ते पर हैं। सही नहीं है साहब रास्ता। रास्ता सही होता तो मैं भी वहीं होता, लेकिन जब लगा कि रास्ता गलत है, एक बार बताया मुझे, जब हम तमाम 45 मेंबर जेल चले जाएंगे, हमारे सारे ब्लॉक भंगीदास जेल चले जाएंगे, हमारे सभी और सेवादार जेल चले जाएंगे। और अभी तो देखो ड्रामा दिखाऊंगा आपको मैं। अभी आज एक बयान आया है अरविंद केजरीवाल जी का, कि जिसमें उन्होंने कहा कि भाई बरगाड़ी कांड की जांच नहीं चाहते थे बहुत सारे लोग के, उसके जो असल अपराधी है उनको सजा हो सके। तो अब आपको रोज बरगाड़ी कांड पर प्रोग्राम देखने को मिलेंगे साहब, हमारे नहीं मिलेंगे। हमें मसला ही नहीं है कोई बरगाड़ी कांड का। हम तो जानते हैं कि डेरा सच्चा सौदा सब धर्मों का अदब करता था, अदब करता है और अदब करता रहेगा। आपको याद होगा एक बार पूज्य हजूर पिताजी से एक पत्रकार ने सवाल किया कि गुरुजी क्या आप इतने बड़े हैं कि आप जिस स्टेज पर बैठते हैं, आपने देखा वो चलने वाली स्टेज थी, ठीक है साहब आज भी, उस पर पिताजी बैठा करते हैं ऊपर। तो पत्रकार ने कहा कि आप अपने आप को इतना बड़ा मानते हैं कि आप चारों धर्मों के जो निशान हैं इनके ऊपर बैठे हैं। तो पिताजी ने कहा कि हमारी ऐसी मंशा नहीं कि हम अपने आप को बड़ा दिखाएं। ऊंचा भी सिर्फ इसलिए बैठना पड़ता है कि बोलने वाला सबको दिखना चाहिए, नहीं तो हम तो आपकी जुतियों में बैठने को तैयार हैं। और रही बात निशानों की, तो निशान एक साथ इसलिए लगाए हैं कि डेरा सच्चा सौदा सर्वधर्म संगम है, सर्वधर्म संभाव है, यहाँ सभी धर्मों का बराबर सत्कार किया जाता है, इसलिए है। और फिर आपने नोटिस किया होगा कि उसके बाद पूज्य हजूर पिताजी ने वो निशान वहां से हटवाए, क्योंकि पिताजी हमेशा सबका अदब करते हैं। लोगों को लगा कि ये बेअदबी है, तो पिताजी ने वो निशान वहां से हटवा दिया। प्यारे सदगुरु की प्यारी साध संगत जी और आम दुनिया वालों, अगर कभी देखता है कभी इस प्रोग्राम को, तो हमारे गुरु ने बेअदबी नहीं सिखाई हमें। हमारे गुरु ने हमें अदब करना सिखाया है सभी धर्मों का। बिंदर परवाना जी लिख रहे हैं कि हमें ये पैरामीटर देते ही नहीं भी देख सके कौन सही कौन गलत, देते ही नहीं है हम कि हम ये पैरामीटर देते ही नहीं है हम भी देख सके कौन गलत कौन सही। हाँ वैसे देखना चाहिए हमें क्या गलत क्या सही है, सुन सबको लें हम, लेकिन आकलन जरूर होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही। अब एक बात देखें आपकी, अगर ये मेडिकल जो रिपोर्ट है जो साथ संगत जी, ये अगर इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, ये लिखा है सौजन्य से साथ संगत डेरा सच्चा सौदा ये। और एक चीज़ और बताऊं मैं आपको, गुमनाम चिट्ठी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था, मेरे को तो पता ही नहीं था सर। पता मीन्स कि ये तो पता था कोई चिट्ठी है जिसकी वजह से पिताजी को सजा हुई, लेकिन उसमें क्या लिखा है, उसका हिंदी ट्रांसलेशन क्यों किया गया, किस मंशा के साथ संगत में खड़े होकर के वो चिट्ठियाँ सुनाई जा रही हैं जा जाकर जगह जगह। एक्चुअली
जो काम डेरे के खिलाफ वाले लोग पिछले 15 साल में नहीं कर पाए ना, वो पिछले 5 साल में चंद मूर्ख लोगों ने अपने आप को सुपीरियर समझते हुए, अपने आप को सुपीरियर बताते हुए उस चिट्ठी का बखान घर घर जाकर के नाम चर्चाओं में खड़े होकर के करना शुरू किया हुआ है। तो साथ संगत जी, मेरा आपसे निवेदन, जो चिट्ठी हमने कभी सुनी नहीं, जो देखी नहीं, जिसे समझने की कोशिश नहीं की हमने, वो क्यों पढ़ करके सुनाई जा रही है? क्यों उस चिट्ठी के अंदर भरा हुआ गंध संगत के ऊपर डाला जा रहा है? ये लो, ये चिट्ठी में ये भी लिखा है, ये भी लिखा है। मैं कभी इच्छुक नहीं हूं उस चिट्ठी को सुनने का, कभी इच्छुक नहीं उस चिट्ठी को पढ़ने का, ना ही इच्छुक हूं कभी उस चिट्ठी को समझने का। तो कौन लोग हैं जो इस चिट्ठी को लेकर के संगत के बीच में घूम रहे हैं? जो चिट्ठी 2002 में रेलवे स्टेशन पर बांटी जा रही थी, रोहतक में जगह जगह बांटी जा रही थी, हिसार में, सरसा में जगह जगह बांटी जा रही थी, सेम डे में। साहब वही चिट्ठी आज हाई कोर्ट की क्या डेट लगी है? राजेंद्र जी, अभी हाई कोर्ट की डेट का मुझे नहीं पता है। 3 केसों की पेंडिंग डेटें हैं। कुछ तो कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से कोई डेटें नहीं लगी हैं कोर्ट में, लेकिन हाँ इतना मुझे जानकारी में है कि स्टार्टिंग में शायद 1 या 2 डेट साध्वी यौन शोषण में लगी थी, और माननीय पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया था और ये कहा था सीबीआई को कि किस आधार पर आपने बाबा राम रहीम को सजा दी है, वह आधार कोर्ट में पेश करें और कोर्ट में पूरी फाइल प्रस्तुत करें। ये बात स्टार्टिंग का शायद जब मुकदमा नवंबर में डेट लगी थी, जब नवंबर या दिसंबर में डेट लगी थी जब पहली, तब ये फाइल की मांग की गई थी माननीय न्यायालय के द्वारा, लेकिन उसके बाद कोई डेट लगी या नहीं लगी उतना ध्यान नहीं दे पाए साहब। दिल्ली से 300 किलोमीटर, 350 किलोमीटर बैठता शायद चंडीगढ़, तो उतना हमारा बजट भी गड़बड़ है और उतना समय भी नहीं होता। हमारे मालिक के प्यारे अमीचंद जी हैं, रघुवीर हैं, रमाशंकर है, और भी कई सारे साथी हैं जो समय उतना नहीं निकाल पाते। मैं खुद भी उसमें से हूँ, मेरे पास भी समय उतना नहीं निकल पाता। नहीं तो बहुत सारी जानकारियाँ अगर चंडीगढ़ आ जा करके हम लोग बात करके मसौदों को समझने की कोशिश करें तो चीज़ें समझी और समझाई जा सकती। परवाना जी ने कुछ लिखा था, हमें ये पैरामीटर तो हो गया साहब। जो फेथ वाले कोल है वो पैरामीटर की बात है। अच्छा जी, अच्छा। सीताराम बंसल बाबू जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु की प्यारी सत्संग जी, कोई और सवाल अगर किसी सेवादार के मन में हो। देखो आज कहते नहीं कि ऐसे बादल तो रोज उठेंगे लेकिन ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। आज से पहले मैंने कभी इस पर चर्चा नहीं की आप लोगों से कि भाई पूज्य पिताजी की गिरफ्तारी के बावजूद जो मेडिकल रिपोर्ट मैं सुनता रहा हूँ, अक्सर कहता रहा कि भाई वक्त आने दो, लेकिन आज वो वक्त है। अगर इस विषय में भी अगर आप कोई सवाल पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। और मेरा जो मानना है कि भाई ये मेरा मानना है, ये मेरी निजी राय है, ये ध्यान रखिएगा। यह इस कार्यक्रम में कही जा रही सभी बातें मेरी निजी राय है। मैं डेरा सच्चा सौदा का ऑफिशियल कोई प्रवक्ता नहीं हूँ। मैं डेरा सच्चा सौदा का अदना सा छोटा सा जो सबसे पिछली पंक्ति का सेवादार है साहब वो हूँ, और शास्त्रनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स का सेवादार हूँ। और मेरा कर्म, मेरा धर्म मुझे ये हिदायत देता है कि जुल्म के खिलाफ बोलना चाहिए, गलत बातों के खिलाफ बोलना चाहिए। और ये साहब जुल्म ही है। जुल्म ये नहीं कि आप पे लठ बजाया जाए। अगर आपको मेंटली भी चीज़ें अगर गलत तरीके से आपको दी जा रही हैं तो ये भी आप पर मेंटली टॉर्चर है साहब। एक आदमी आपको मारता नहीं, 4 गालियां आपको रोज सुबह शाम देता है साहब, ये भी मेंटली टॉर्चर है। ये आपका शारीरिक उत्पीड़न नहीं कर रहा है, वो आपका मानसिक उत्पीड़न कर रहा है। तो ऐसे उत्पीड़न के खिलाफ जब ये एक चिट्ठी के बारे में बात चल रही है, क्यों नहीं उस हल्के से मुकदमे को लड़ा गया, उस हल्के से मुकदमे का बहाना बना करके वो गंदगी रूपी चिट्ठी संगत को पढ़ के सुनाई जाती है। और मैं तो हैरान हूं कि वो चिट्ठी हिंदी में ट्रांसलेट करके पब्लिश की जा रही है। ये देखो जी, ये गुमनाम चिट्ठी है, वो उसमें पूरी कहानी लिखी है, अश्लील कहानी। प्यारे सदगुरु की प्यारी सासंग जी, सावधान रहो, अपने और अपने बच्चों को ऐसे लोगों से दूर रखो। डेरा सच देखो, मैं कहता हूं कि वो सारे लोग सही हैं, तो डेरा सच्चा सौदा की नाम चर्चाओं में जाने से संगत जा रही है तो इन्हें क्या पेट में दर्द है? डेरा सच्चा सौदा में सेवादार
सफाई अभियान कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द है। डेरा सच्चा सौदा के सेवादार मानवता भलाई के कार्य कर रहे हैं तो इनके पेट में दर्द है। डेरा सच्चा सौदा के सेवादार पूज्य हजूर पिताजी के वचनानुसार जाकर के जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस वाले हैं, सफाई कर्मचारी हैं, उन सबको उन्होंने कोरोना काल में वो फ्रूट की टोकरी जो पिताजी ने बताई थी कि भाई विटामिन सी का सेवन वाले जो फल हैं वो हो। जो मोहित गुप्ता कह रहा है कि 29 अप्रैल को नाम देगी, इसकी सच्चाई बताओ। कोई सच्चाई नहीं है भाई। ये तो ऐसे ऐसे समझ लो जैसे मोदी ने कह दिया ना कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आएंगे। जुमला है साहब, और उस जुमले में सेवादारों को उलझाया जा रहा है। आप सबको एक बात याद नहीं है, बहुत शुरू में ही पिताजी की जो शुरू में ही कहा था कि भाई शायद जसमीत की तरफ से ये एक बयान था कि डेरा प्रमुख पूज्य हजूर पिताजी ही रहेंगे। ये आज की बात नहीं है साहब, ये 2018 या 17 के शुरू की बात। 2017 के लास्ट में या 2018 जब ये कयास लगाए जा रहे थे कि अब डेरे की बागडोर कौन संभालेगा। प्रमुख सेवादार सब जेल में थे, शाही परिवार बाहर था, सबकी तरफ से यही कयास थे कि शायद भाई जसमीत अब बागडोर संभालेंगे। तो एक बयान आया जब पिताजी से मिलने के बाद भाई जसमीत का, जिसमें उन्होंने कहा कि डेरा प्रमुख पूज्य हजूर पिताजी ही रहेंगे, वही गद्दी नशीन है, वही गद्दी पर रहेंगे, अभी गद्दी पर कोई और नहीं आ रहा है। शाही परिवार डेरा छोड़ के जा रहे हैं, क्या कोई नहीं जा रहा कहीं भी साहब। तुम ना सुनो चिट्ठी तेरे क्यों पेट में दर्द है, तुम ना सुनो चिट्ठी तेरे क्यों पेट में दर्द है। ये कौन सी चिट्ठी की बात कर रहे हो सरकार? मेरे पेट में इसलिए दर्द है। अरे हाँ, आप समझ में, चिट्ठी। तुम एक काम करना सैनी साहब, अगर आपके घर में माँ बहन बेटियां हैं, उस चिट्ठी को लेकर के उनके बीच में बैठना और उसे पढ़ना, और फिर कल इस प्रोग्राम में आना और बताना कि उस चिट्ठी को तुम कितनी शान से उनके सामने पढ़ पाए। ध्यान से सुनना सैनी साहब, उस चिट्ठी को जो हिंदी में अनुवाद है, अपनी माताजी को लेके बैठिएगा, अपनी घरवाली को लेके बैठिएगा, अगर बिटिया हो तो उस बिटिया को लेके बैठिएगा, अगर घर में बहन हो तो उस बहन को साथ में लेके बैठिएगा और उस चिट्ठी के हिंदी अनुवाद को उनके सामने बैठाइएगा, उनको बताइएगा देखो पिताजी के बारे में क्या लिखा है। फिर उस चिट्ठी को पूरा पढ़िएगा और कल आकर के बताइएगा कि उनका रिएक्शन क्या था। मेरे इसलिए पेट में दर्द है मेरे, क्योंकि मेरे गुरु की शान में हर शब्द उसके अंदर गलत लिखा है, तो मैं कैसे सुनूं। सैनी साहब, मैं उम्मीद करूंगा कल आप दोबारा आइएगा इस प्रोग्राम में। कल 8:30 बजे फिर मिलेंगे हम, और मैं चाहूंगा कि आप उस चिट्ठी को पढ़ें, अपने परिवार के बीच में बैठ के पढ़ें, और उसके बाद पढ़ करके बताएं कि मेरे परिवार में बड़े खुश थे, तालियां बजाते, वाह भाई वाह, इतनी शानदार चिट्ठी। आएगा मजा साहब। मेरे नहीं, तुम्हारे पेट में दर्द है, तुम्हारे दस्त लग जाएंगे साहब। अगर तुम्हारा परिवार वाकई अमली परिवार हो ना, तुम्हें लानते देगा। तुम पढ़ क्या रहे हो बैठ करके, तुम्हें शर्म नहीं आ रही? प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, एक्चुअली यहां बहुत सारे कहते हैं ना, पिताजी अक्सर सत्संग में, अंधा गुरु अंधा चेला, नरकों में धक्कम धकेला। नरकों में जाने वालों की इतनी लंबी लाइन होगी, एक दूसरे से पहले जाने के लिए तैयार हैं। मेरी मानसिकता नहीं समझ रहे मैं चिट्ठी के बारे में क्यों कह रहा हूं। आखिर कहलवा ही लिया ना। जब आपके फेसबुक से आप कोई चीज शेयर करते हैं तो वो आपके चाहने वालों के पास भी जाती है, आपके माता पिता के पास भी जाती है, अगर वो सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं तो ऐसे लोगों को आप कैसे समझा पाएंगे? समझ समझ का फेर है साहब, समझ समझ का फेर। उस साजिश को दोबारा ध्यान से सुनना सैनी साहब, उस साजिश को, जिस साजिश को इंप्लीमेंट करने में 15 साल लग गए डेरा विरोधियों को, कि उस चिट्ठी का पता ही नहीं था उस चिट्ठी में लिखा क्या ढंग से। मैं पूज्य हजूर पिताजी को हाजिर नाजिर मान के इस बात को कह सकता हूं कि मुझे नहीं पता उस चिट्ठी के अंदर 15 साल पहले क्या लिखा था। 25 अगस्त 2017 के बाद तक भी नहीं पता था मुझे, क्योंकि पंजाबी नहीं आती साहब। चिट्ठी शायद पंजाबी में लिखी गई वो, तो मुझे कहां से आएगी? मालिक के पैरों
उस चिट्ठी का जो वो चल रहा है ना, जो प्रचार प्रसार है, वो सिर्फ इसलिए चल रहा है कि देखो कितना गंद है डेरा सच्चे सौदे। नबी जी लिख रहे हैं, जब जसमीत भाई ने ये बात कही थी तब दोबारा गुरगद्दी का सवाल दोबारा नहीं आया, तो हनीप्रीत और पिताजी के रिश्ते को क्यों साफ नहीं किया गया? सवाल और बदनामी बहुत करवाई पिताजी। एक बात देखें साहब, उन्होंने तो खैर किया या नहीं किया कुछ भी। नबी भाई क्या, कुलवंत जी मुझे मत बताओ, आप पढ़ना ना एक बार उस चिट्ठी की जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं, वो तो बढ़िया है, आनी चाहिए। तो मेरा बहुत सीधा सा एक सवाल है मेरे दोस्त, कि उस चिट्ठी को अपने परिवार में बैठ करके पढ़ना, और फिर पूछना कि कैसा लग रहा है, कितना मजा आ रहा है इस चिट्ठी को पढ़ करके आप लोगों को। लेकिन आप लोग कैसे समझेंगे साहब। और रही बात बहन हनीप्रीत और पूज्य हजूर पिताजी के जो रिश्ते को तार तार किया है मीडिया के, भारतीय मीडिया के द्वारा, तो जो काम मीडिया ने आज से 3 साल 4 साल पहले कर दिया, उसे हम आज क्यों ढो रहे हैं साहब? आज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब मीडिया तो करेगी नहीं, क्योंकि मीडिया हमेशा करंट अफेयर्स पर बात करती है, जो करंट में मुद्दे चल रहे होते हैं उनमें उन पे बात करती है। उन्होंने हनीप्रीत को कभी डायन नहीं कहा, लेकिन पूज्य हजूर पिताजी ने जब उसे अपनी बेटी कह दिया, बहन हनीप्रीत को अपनी बेटी कह दिया, ये हमारी दत्तक पुत्री है साहब। और मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, मैंने आज ही पढ़ा है, मैं एक चीज और पढ़ाना चाहूंगा आपको, क्योंकि ये बात भी आपको कोई नहीं बताएगा कि हनीप्रीत बहन की ओर से क्या नाम है उसका, डॉक्टर विश्वास गुप्ता, और उसके पापा को महेंद्र पाल गुप्ता कुछ नाम है, उनको नोटिस किया गया है मानहानि के मुकदमे का, कि आपने उनके बारे में कैसे गलत कहा। मैं देखता हूँ, अगर दिख जाएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी 3 दिन पहले की खबर है, दैनिक जागरण में पढ़ा शायद मैंने। 2017 में मीडिया पिताजी को बदनाम किया गया, तब हम माँ बहन ही अपने बाप के बारे में सुन रहे थे, शायद आपके कान बंद थे। मेरे कान बंद थे, मेरा टीवी बंद था साहब, मेरे कान खुले थे, क्योंकि जिस वक्त वो टीवी पर मीडिया बकबक कर रहा था, उस टाइम पिताजी की दया में रहमत से कम बोलते थे, लेकिन पूरा दिन हम लोग प्रतिनिधि चैनल पर हुआ करते थे। आपका नहीं पता मुझे कि आप लोग कैसे सुन रहे थे और क्यों सुन रहे थे, लेकिन मेरे घर में किसी ने उस दौर में टीवी नहीं देखा साहब। ये आपने तय करना होता, लेकिन हाँ आप लोग सुन रहे थे तो आपको लग रहा होगा, लेकिन ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी खबर दिखा रहा हूँ। विश्वास गुप्ता और उसके पापा झूठे, बिल्कुल। मैं इन चिट्ठी की बात कर रहा हूं भाई जी, जो पिताजी ने साथ भेजी। अब आप गलत ट्रैक गलत है साहब आपका, अब आपका ट्रैक गड़बड़ है सैनी साहब, अब आप गलत तरीके से बात करें। मैं तो 7 चिट्ठी के बारे में चर्चा भी नहीं की आज, और सातों की सातों चिट्ठियां पूज्य हजूर पिताजी के द्वारा लिखी जाती हैं, सातों की सातों चिट्ठियां। चलिए मैं अपनी बात वापस ले लेता हूं कि मैंने अगर आपको गलत कहा है, अगर आप उन चिट्ठियों के बारे में बात करें, लेकिन जिन लोगों के दिमाग में भी कि उन चिट्ठियों को परोसना चाहिए, उस टाइम डेरा विरोधी दीदी और पिताजी का अपमान किया था, आज अपने पिताजी और दीदी जी के रिश्ते को तार तार कर रहे। बिल्कुल, वो तो अनजान लोग थे, उनको नहीं पता था कि पूज्य हजूर पिताजी और बहन हनीप्रीत पिता पुत्री हैं। लेकिन आपको तो पता है, मुझे पता है, हम सबको पता था कि पूज्य हजूर पिताजी ने बहन हनीप्रीत को गोद लिया, लेकिन फिर भी हम उसके बारे में गलत लिखते हैं। क्या लिखते हैं? डायन। दीपक कुमार कौशल जी लिख रहे हैं, तब से लेकर अब तक मेरी शॉप का टीवी का डिश ही बंद कर दी थी। बिल्कुल दीपक भाई, हमने भी अपने घर में टीवी नहीं चलाए। और ये देखें जरा, ये खबर है, ये आपको कोई नहीं दिखाएगा साहब। मानहानि के मामले में कोर्ट ने हनीप्रीत के पूर्व पति व ससुर को भेजा सम्मन। पढ़िए पूरा मामला।
अर्जी पर सुनवाई करते हुए रोहिणी कोर्ट के महानगर दंडाधिकारी विवेक बेनीवाल की अदालत ने कहा कि पेश तथ्यों के आधार पर प्रथम दृष्टा में दोनों के खिलाफ आपराधिक मुकदमा बनता है। ऐसे में दोनों को सम्मन जारी किया जाता है। ये एक बार देखिए, ये 3 दिन पुरानी खबर है साहब, 3 days अगो, आज से 3 दिन पहले। लेकिन आपको कोई नहीं बताएगा सरकार, मैंने भी बताया कि मुझे नहीं पता था, मैंने तो अभी कुछ और ढूंढ रहा था, कुछ और ढूंढते ढूंढते कुछ और मिल गया साहब। तो ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है डेरा सच्चा सौदा के नजरिए से कि एक उस व्यक्ति पर जो पूर्व पति है उसे क्या अधिकार है आज उसके उस बहन के जीवन में हस्तक्षेप करने का, जब आपका संबंध ही नहीं रहा कुछ। और न्यायालय ने भी इस बात को माना कि प्रथम दृष्टा कि पहली बार देखने से महसूस होता है कि यार ये तो गलत कर रहे हैं, दोनों बाप बेटे गलत कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ सम्मन जारी हुआ। कोई बात नहीं कुलवंत जी, मैं माफी चाह लेता हूं सरकार। तो मानहानि के मामले में बहन हनीप्रीत ने मुकदमा डाला है विश्वास गुप्ता और महेंद्रपाल सिंह पर। महेंद्रपाल ही नाम है शायद उनका भी, जो बहन के पूर्व ससुर रहे हैं। तो दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में मुकदमा पेंडिंग है और वहां से सम्मन किए गए हैं। सरकार आए तो सही, चंडीगढ़ से पता नहीं कहाँ रहते, चंडीगढ़ सिरसा कहीं तो रहते होंगे, फतेहाबाद जहां भी रहेंगे, दिल्ली आना होगा ना जब सम्मन होंगे तो सुनवाई चलेगी सरकार। ऐसे रेल बनाई जाती है। और मेरा एक निवेदन है, अगर मेरे इस बात को डेरा के हाई अथॉरिटीज अगर सुनती हैं, अगर उन तक कोई बात पहुंचाता है मेरी, तो इस तरीके के मुकदमे और भी बहुत सारे लोगों पर डेरा की कमेटी को डालने चाहिए। और डेरा की कमेटी को, खासकर वकीलों की कमेटी को एक नोटिस के माध्यम से कोर्ट को सूचित करना चाहिए। खट्टे की बी टीम है फेक वर्डिक्ट टीम, जी बिल्कुल, कि एक ऐसा सोशल मीडिया पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो डेरे के खिलाफ अरनगल बातें करता है, जिनकी कोई सिर पैर नहीं होते, जिनके कोई तथ्य नहीं है, जिनको ये कहा जाता है मुझे तो फलाने सिंह ने कहा, मुझे तो आज पता लगा। इस तरीके के स्टाइल में बात करके बहुत सारे गलत चीजों को लोगों के बीच में ला करके डेरा सच्चा सौदा की इमेज को और डेरा सच्चा सौदा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे तमाम पेजों को, चाहे इसमें हमारा भी गिनती होती है साहब, तुरंत तत्काल प्रभाव से इन्हें बैन करवाया जाए साहब। कोर्ट के माध्यम से सब चीज़ें संभव है, हमारा भी जरूर करवाइएगा। हम तो चाहते हैं कि हमारा ही बैन हो जाए, क्योंकि हम तो डूबेंगे सर, हम सबको ही डूबेंगे। हमें इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारे पेज को बचा लो, डूब जाएंगे तो पता नहीं आमदनी रुक जाएगी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता सर। ससुर पर मानहानि का दावा, बाप की बदनामी की कोई चिंता नहीं सरकार पर। कोई बात नहीं, आप चिंता करो नबी भाई, हमें खबर पता है भाई जी, आपको अब पता चलिए। इसका मतलब आपकी आईडी क्या है सरकार, अब समझ रहा हूँ मैं। भगवान ने मुझे युग परिवर्तन का भेद सदगुरु जी तक पहुंचाने को कहा है। भगवान ने सदगुरु जी की रिहाई कराने के लिए और कलयुग खत्म करके राम राज्य लाने के लिए बताया है रास्ता जरूर दीजिए। तेजपाल सैनी जी, आप चिट्ठी के माध्यम से पूज्य हजूर पिताजी तक अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं। आपकी टीम बीजेपी की और हनीप्रीत की ए टीम है। हम तो भारत सरकार की टीम है सरकार, काहे को परेशान हो। नरी भाई बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। बिंदर भाई जी, आपको पिताजी नहीं डूबने देंगे क्योंकि आप सच बोलते हो। ये बेपरवाह जी का रहमो करम में बुलवा लेते हैं, तो अपने तो बस की नहीं है कुछ भी। तो प्यारे सदगुरु की प्यारी साथ संगत जी, हम सबको आज डेरे के साथ खड़े होने की जरूरत है। जब घर में आग लगी होना सरकार, तो घर पर पानी डाला जाता है बजाय बाहर डालने की। तो आज हमें अपने दरबार के साथ खड़े होने की जरूरत है। पूज्य हजूर, देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, सच्ची शिक्षा पूज्य हजूर पिताजी ने चलाई, जो बहुत बेकार चीज़ है। सच कहूँ, पिताजी ने चलाया, उसके बारे में वचन किए पिताजी ने, वो बहुत बेकार चीज़ है। सफाई अभियान, पिताजी ने कहा कि बेटा इससे जन्मों जन्मों के कर्म पाप धूल में उड़ जाएंगे सब तुम्हारे, वो बहुत बुरी चीज़ है। नाम चर्चा में जाना, वो बहुत बुरी चीज़ है। आप भंडारे पे जाते हो, बहुत बड़े तादाद पे पहुंचते हो, बहुत बड़ी चीज़ है। दंगे की प्लानिंग कर रहे हैं, तो फिर सही क्या है? सब चीज़ तो फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों की, नाम भी नहीं लिया था साहब, बड़ा मसला है। फेथ वर्सेस वर्डिक्ट वालों की तरफ से जो बातें कही जाती है वो सारी की सारी सही हैं, लेकिन डेरा सच्चा सौदा की तमाम मान मर्यादाएं गलत हैं साहब। बड़ी हैरानी है यार, बड़ी हैरानी है।
तो मालिक के पैरों आपसे एक ही निवेदन है बस बार बार कि एकजुट रहो, एकता में रहो और बस सदगुरु के प्रति वफादारी रखो। बंदे तो आते जाते रहेंगे यार, आज मरे कल दूसरा दिन है। संदीप भाई धन धन सदगुरु तेरा यार सर। और कोई सवाल हो तो मालिक के पैरों पूछ लीजिएगा, जैसा बेपरवाह जी ख्याल देंगे चल पड़ेंगे आगे को। और देखिए अक्सर मुझे कई बार टोंट कसे जाते हैं, मैसेज किए जाते हैं कि अब तुझे देखते कितने लोग हैं। मैंने कहा मुझे दो भी देखे हैं, दो, एक अमित एक रघुवीर, दो जने भी देखेंगे मैं तो भी प्रोग्राम करूंगा, दो भी नहीं देखें तब भी प्रोग्राम करूंगा, क्योंकि मेरा मकसद ख्याति प्राप्त करना नहीं है। मेरा मकसद जो दरबार के खिलाफ अनाप शनाप चीजें हैं, जो बैड एलिमेंट्स डेरे के खिलाफ है, उनको जवाब देना है सरकार। क्योंकि अगर बात कई बार सवाल होता है सेवादारों को कि भाई शाही परिवार क्यों नहीं बोल रहा है, या डेरे वाले सामने आए खुद क्यों नहीं बोलते। किस किस को बोलेंगे यार, एक बंदे का सवाल थोड़ी है, या तो रोज नए इकट्ठा पैदा हो जाएंगे रोज। भाई जी पर आपको ये भी मानना होगा कुछ लोग गलत हैं मैनेजमेंट से। ये एक हाथ है साहब, ये अंगूठा सबसे छोटा है, फिर ऐसे जाएंगे तो कोई उंगली छोटी कोई बड़ी है, ये पांचों उंगलियां बराबर नहीं। इस बात को ऐसे भी समझ लें, क्या सच में शाही परिवार डेरा छोड़कर जा रहा है? नहीं जा रहा है साहब, नहीं जा रहा है। ये एक अफवाह चलाई जा रही है, कोई कहीं नहीं जा रहा है। डेरा सच्चा सौदा भी वही है, डेरा भी वही है, शाही परिवार भी वही है, बहन हनीप्रीत भी वही है, आप और हम भी। 27 तारीख को, शायद 27 का संडे है जहां तक मुझे ख्याल पड़ रहा है, हाँ 27 तारीख को आप और हम भी वही हैं साहब। तो मिलेंगे, देखते हैं। शाही परिवार वही है साथ संगत जी। जब अगर लगता है आपको कि आपको बात करनी चाहिए परिवार से, तो आप जब डेरे जाएं तो थोड़ा सा आगे चले जाएं। अस्पताल के बैक साइड से रास्ता जाता है जहां भाई जसमीत जी रहते हैं और हमारे और शाही परिवार के सदस्य रहते हैं। आप वहां जाकर के आप निवेदन करें कि जी हमें एक बार परिवार से मिलना है, माता जी से मिलना है, भाई से मिलना है। तो यदि संभव होगा तो परिवार से मुलाकात आपकी हो जाएगी। देखिए साहब, हम भी ऐसे हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि मिलना है तो साहब मुलाकात हो जाती है। एक बार में नहीं होती, 2 बार में, लेकिन तीसरी बार हो जाती है। आप भी कोशिश करें, मुलाकात होगी। और अगर आपको और भी पुख्ता जानकारी लेनी है तो एडम ब्लॉक में जाएं, और बाहर जब गेट पे खड़ा होता है कोई पूछता है आपसे भाई कहाँ जाना है, किससे मिलना है, कहोगे नैन साहब से मिलना है, शोभा बहन से मिलना है, विपासना बहन से मिलना है, पुष्पा बहन से मिलना है। दरबार के दरवाजे खुले हैं सबके लिए। लेकिन एक जिस प्रकार थाने में घुसने से आदमी डरता है ना, ऐसे हमारी हालत भी यही है। हम एडम में जाते ही नहीं। अरे जाओ ना, पूछो, बात करो कि भाई ऐसा सुनने हमारा परिवार दरबार छोड़ के जा रहा है, तो कहेंगे हाँ या ना, 2 ही में से एक जवाब मिलेगा आपको। तो जवाब तो ले लो सरकार। मुझ जैसे किसी आदमी से क्यों पूछते जिसे कुछ पता ही नहीं है। मैं आपसे 2017 जुड़ा हूं। वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया सरकार। विक्रम जी त्यागी जी लिख रहे हैं, अब तो आपकी सरकार भी बन गई तो सरकार से बात करो और सही से जांच कराओ, सभी को का पर्दाफाश करो। बिल्कुल, आज अरविंद केजरीवाल जी ने कहा भी है शायद कि बरगाड़ी कांड में जो असल अपराधी हैं उनको सजा होनी चाहिए, और बहुत जल्दी 2-4 दिन में शायद कुछ खबरें आपको देखने को मिलेंगी। अब क्या खबरें हैं वो वक्त बताएगा साहब। जब तक भाई दरबार में पैसों का ज़्यादा बोल वाला नहीं था, संगत में प्यार था और दरबार भी तरक्की कर रहा था। आज भी बोल वाला नहीं है मालिक के पैरों। हनीप्रीत गुरुग्राम में है भाई जी, हाई प्रोफाइल बंगलों में, तो क्या हो गया? अरे हमें देखो साहब, हम तो झोपड़ी में ही हैं। क्यों आप महलों वालों की तरफ देखते हो? तो जो आपसे नीचा है उसकी तरफ देखो ना। मत ध्यान दो किसी पे कौन कहाँ है। क्या हम पूज्य हजूर पिताजी से बहन हनीप्रीत की वजह जुड़े थे? जब वो बड़े बड़े बंगलों में रहेगी तब हम टूट के अलग चले जाएंगे? हम क्यों जुड़े थे पूज्य हजूर पिताजी से? अध्यात्म के लिए जुड़े थे। अध्यात्म की बात करो साहब, सिमरण करो, सेवा करो, परमार्थ करो, जो कर सकते हो सेवा। पिताजी के दिखाए गए 138 मानवता भलाई का जो रास्ता है साहब, उस पर चल के देखो। अगर रोज एक भी करोगे तो 138 दिन, यानी कि लगभग 4 महीने बाद नंबर आएगा अगले काम का। एक काम पे विचार कर लो ना साहब, एक काम पे करो ही मत, चलो छोड़ो कि नहीं करना है। आप ये सोच लो कि यार देख के आते हैं। पिताजी ने कहा ना कि
खून बिन जाने ना देंगे जिंदगी। खून देना मत, अस्पतालों में घुमाओ, चलो देख आते हैं ब्लड बैंक में कैसा खून चढ़ता है, कैसे निकाला जाता है, देख तो ले। पिताजी ने कहा कि पेड़ बोए जाते हैं, पेड़ बोने से ऑक्सीजन होती है, वातावरण स्वच्छ होता है, उससे सांस लेने में आसानी रहेगी, प्रदूषण कम होगा। पेड़ मत लगाओ, जंगल में घुमाओ, देखाओ कि पेड़ कैसे बड़े होते हैं, छोटा पेड़ कैसे लगता है, बड़ा पेड़ कैसे लगता है। मत लगाओ पेड़ एक, आप घूम ही आओ। लोग कह रहे हैं कि अब गुरुगद्दी की वारिस बहन हनीप्रीत बनाने जा रहे हैं, साथ संगत का भ्रम दूर करने की कृपा कर। गुरदास सिंह अटवाल जी, ऐसा नहीं है कुछ भी। जब कुछ बातें होंगी तो सबके सामने होंगी। ऐसा नहीं है कि किसी एक व्यक्ति ने कोई चर्चा चला दी और उसी के पीछे हम चल देंगे, ऐसा नहीं है। जो डेरा सच्चा सौदा खुली किताब रही है, कुछ भी होगा सबके सामने होगा, उसमें कोई छुपने या छुपाने वाली बात नहीं है। और अभी बहन हनीप्रीत के गुरुगद्दी संभालने बैठने का कोई मसला ही नहीं है। पूज्य हजूर पिताजी जब तक है तब तक तो कोई है ही नहीं साहब, और किसी में हिम्मत भी नहीं है कोई इस बारे में सोच सके। तो मालिक के पैरों कुछ और सवाल हैं तो आप खुद भाई जी, शाही परिवार नाम चर्चा और सफाई अभियान में क्यों नहीं आता? नाम चर्चा में आते हैं अक्सर, फोटोग्राफ्स सच कहूं में छपते साहब, और आप और हम भी देखते रहे हैं, आते हैं वो। और सफाई अभियान का तो मुझे नहीं पता कौन कौन थे, कि उस दिन तो अपनी तबीयत खराब थी साहब, वो तो पिताजी के प्यार प्रेम ने बैठने नहीं दिया, घर पहुंच गए MP गुड़गांव, स्थिति नहीं थी जाने की। लेकिन हाँ, इस बार मुलाकात करते हैं। और शास्त्रनाम जी धाम में हम लोग मिलेंगे 27 तारीख को, 50 नंबर कमरे के सामने वाले। अभी तो बोल रहे थे हनीप्रीत डेरे में रहती है। एक बात मुझे बताओ कि क्या कोई व्यक्ति, मैं त्रिलोकपुरी रहता हूं, अब मैं हिमाचल चला जाऊंगा कुछ दिन के लिए, तो क्या हिमाचली हो जाऊंगा मैं? अरे रहूंगा तो दिल्ली वाला ही ना। कोई कहीं रहे, उसमें इसमें फर्क क्या पड़ता है? क्या बहन हनीप्रीत के रहने की जगह सिरसा में नहीं है? अब एक बात देखो, मजेदार खेल, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बता रहा हूं मालिक के पैरों। अभी क्योंकि चीजों में से चीजें निकल के आती है, जब कहते हैं ना बात चलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। अब कितनी दूर तक जा रही है? अभी ये व्यक्ति कह रहे हैं, नबी भाई कह रहे हैं कि अभी तो बोल रहे थे हनीप्रीत डेरे में रहती है। इन्होंने ऊपर लिखा कि हनीप्रीत बहन गुड़गांव में बड़े बड़े बंगले में रह रही है। जब हनीप्रीत गुड़गांव में रह रही है तो गुड़गांव में डेरा चलेगा क्या अलग से? अगर नाम देने वाला मसला है तो कहाँ रहना पड़ेगा साहब? आपको संगत के बीच में रहना पड़ेगा, कहाँ रहना पड़ेगा? सिरसा रहना पड़ेगा। तो इनके कहानियों में भी विरोधाभास है। तो किसी के बहकावे में कति आने की जरूरत नहीं है साथ संगत। किसी ने कहा कि, मैंने कहा अरे नाई रे नाई, मेरे सिर पे कितने बाल? उसने कहा भी कट जाएंगे सारे, सामने आ जाएंगे, देख लो। अभी क्या चल रहा है? मार्च चल रहा है, अभी आ जाए अप्रैल, 1 महीना लगेगा साहब, वो गुब्बारे की हवा निकल जाएगी फुस जैसी। चल रही है चर्चा ना, 21 अप्रैल 29 अप्रैल को हनीप्रीत बहन नाम दान देगी। भाई जी, इनका दिमाग खराब है जी। गुरदीप जी, उल जलूल बातें हैं साहब। अभी 1 महीना रह रहा है। अभी देखो, मैंने पिछली बार भी कहा था, ये कह रहे हैं जी सत ब्रह्मचारी हमेशा डेरे में रहते हैं। पता नहीं कैसे कह रहे हैं आप इस बात को, राजू भाई धंधन सतपुत्र ऐसा। क्योंकि अभी देखिए, हो सकता है मेरी समझ गड़बड़ है। सत ब्रह्मचारियों की अलग अलग ड्यूटीज होती है। बहुत सारे ब्रह्मचारी अक्सर ट्रैवल करते हैं, बहुत सारे ब्रह्मचारी अक्सर इस दरबार से उस दरबार, उस दरबार से इस दरबार। सिर्फ उनकी ड्यूटी ये होती है कि वो सारे दरबारों को मैनेज करें। अब उनको ये कहो कि वो सिरसा डेरे में क्यों नहीं रहते? कौन कहाँ रहेगा, कौन कहाँ रहता है साहब, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि पूज्य हजूर पिताजी ने सत ब्रह्मचारी का प्रसाद दिया है या नहीं दिया है। आप ये साबित करो कि नहीं दिया, वो तो जबरदस्ती ब्रह्मचारी बने हुए। अगर पिताजी ने ब्रह्मचारी का टैग दिया है ना साहब, टैग दिया है, तो ये उसका रहमो कर्म है। मुझे आज भी याद है, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे एक मित्र हैं नरेंद्र इंसा, उलाना के हैं। उनकी भी बड़ी जबरदस्त भक्ति है साहब। उनकी भी इच्छा थी कि वो भी ब्रह्मचारी का प्रसाद लें, और शायद उन्होंने एक बार पिताजी के सामने कहा कि पूज्य पिताजी मुझे भी प्रसाद चाहिए ब्रह्मचारी का। तो पिताजी ने शायद उनको मना किया कि नहीं बेटा, फिर देखेंगे बाद में। पिताजी पूछते ना परिवार में कौन कौन है, वो
और जहां तक मुझे ख्याल है नरेंद्र भाई परिवार में अकेले ही हैं। तो पिताजी ने शायद मना किया उनको, और बाद में उनकी अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस में जॉब है उनकी। अभी कई साल पहले, 10 साल पहले वो दिल्ली पुलिस में भर्ती हो गए। पिताजी ने अगर कहा ना कि सब ब्रह्मचारी हैं, तो साहब वो दरबार में रहे, दरबार के बाहर रहे, सेवा पे रहे, ये सेवा के बाहर जाकर के सेवा करें दरबार से, ये बात मायने नहीं रखती। मायने सिर्फ ये बात रखती है कि वो डेरा सच्चा सौदा के सतब्रह्मचारी सेवादार हैं, गुरु ब्रह्मचारी बहने हैं, ये बात मायने रखती है साहब। आप लोग कैसे चीजों को समझना चाहते हैं मैं नहीं जानता हूं इस बात में। मैं तो ये भी नहीं समझ पा रहा हूं कि आप डेरे के हितैषी हैं या डेरे के खिलाफ वाले लोग हैं। डेरे के हितैषी होते तो साहब इन सब चर्चाओं की जरूरत ही नहीं है। डेरे के खिलाफ है वो तो आज भी गाली देते हैं पिताजी को। फिर उनमें और तुम में फर्क क्या है? बहनों के लिए नियम के सिरसा दरबार में ही रहती हैं साधु बहन। ये नियम साहब मुझे नहीं पता, और मैं जानना भी नहीं चाहता इन नियमों के बारे में, क्योंकि उन नियमों से बंधा हुआ नहीं हूं मैं। मेरे लिए 3 नियम है साहब, एक चौथा एक और बताया था। 3 नियम है कि परस्त्री माँ बहन बेटी के समान, अंडा मांस नहीं खाना, शराब नहीं पीना। और चौथा नियम ये था कि अगर आप इसे 3 परहेजों की तरह जीवन में ढालोगे तो मालिक बहुत खुशियां देगा कि जहां भी सफाई अभियान हो आप वहां बढ़ चढ़ करके जाए। ये 4 चीजें हैं साहब। इनके अलावा 5वां नियम क्या है? ब्रह्मचारी रूखी खाते हैं, ब्रह्मचारी घी में डूब करके खाते हैं कि साहब क्या समझे हम? कोई जरूरत नहीं है समझने की। मेरा मसला ही नहीं है। मेरा मसला है कि मैं कितना गलत हूं मुझे पता है, मैं कितना दुराचारी हूं मुझे पता है, मैं कितना अहंकारी हूं मुझे पता है, मुझे कितना पता है वो मुझे पता है साहब। इसके अलावा मुझे नहीं जानना है कुछ भी। मैं वही तो कह रहा हूं, मुझे नहीं जानने हैं डेरे के नियम ये वाले साहब। मैं वो वाले डेरे के नियम जानना चाहता हूं जो मेरे जीवन को प्रभावित करते हैं, जो मेरे जीवन से जुड़े हुए हैं। मैं सिर्फ उन नियमों को जानना चाहता हूं। डेरा सच्चा सौदा है तो जैसे मैं बच के रहा हूं बुराइयों में, कहते ना कि कोयले की खान में रह करके अपने आप को बचा के रखा है। अगर दरबार रहा तो साहब मेरा परिवार भी, जो मेरे बच्चे हैं ना, पूज्य पिता की दया में से वो भी दरबार से जुड़े रहेंगे। दरबार से क्या जुड़े रहेंगे साहब? वो बुराइयों से दूर रहेंगे। हम उसके उसूलों को संभाल लें साहब, वो हमारी नस्लों को भी संभाल लें। लेकिन ठीक है, आप अपनी जगह आप, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि आप नबी भाई ये तय करें, आप तय करें इस बात को कि आप डेरे के पक्ष में हैं या डेरे के खिलाफ हैं। अगर आप डेरे के पक्ष में हैं तो ये सब लिखनी बंद कर दी। प्रिंटर बाबूजी मैं सब में रखता हूं साहब। मैं 138 नियम जो हमारे मानवता भलाई के कार्य है उनमें भी ध्यान है मेरा। 47 नियम जामिन सके उनमें भी ध्यान है मेरा। और पिताजी की दया में से जो सारी बातों का जो निचोड़ है, 3 नियम कायदे कानून डेरा सच्चा सौदा से जुड़ने के लिए, उनमें भी ध्यान है मेरा। भाई जी फेत वाले कह रहे हैं हनीप्रीत ने माता जी को डेरे से बाहर निकाल दिया। पूछो इनको माता जी कहाँ रहते हैं। तो चलिए मालिक के पैरों एक कुछ और सवाल है इनके अलावा, क्योंकि ये तो मेरी समझ के बाहर, मेरे सर के ऊपर से जा रहे हैं साहब। नबी साहब कोई फायदा नहीं, इनको जोर मत लगाओ इतना। एक गीत है बहुत खूबसूरत सा, है तो भजन जैसा ही।
मालिक के प्यारो, किसी की बातों पर ध्यान मत दिया करो। लोग पूरी तरह गुमराह करने पर तुले हुए हैं। लिखा है भाई सर, ये बात गांवों के लोग बहुत ही कह रहे हैं कि हनीप्रीत बहन अब नाम देना शुरू करेगी, क्योंकि मैं भी डेरे की सायावन समिति का सेवादार हूं, पर जब लोग ऐसी बातें करते हैं तो सुनना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई जी एक्चुअली क्या है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोग शेयर करते हैं चीजों को, और वो अपने भोले भाले सेवादारों ने पता तो है नहीं एक्चुअली मसला चल क्या रहा है। तो वो बेचारे जैसे उनको मिलता है वो वैसे वैसे शेयर कर देते हैं। अब शेयर कर देते हैं तो अब चल पड़ती है बातें कि भाई ये ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो ऐसा कुछ है नहीं कि बहन हनीप्रीत नाम देगी डेरे में। अब ऐसा मेरी जानकारी के हिसाब से बिल्कुल गलत खबर है, और ये वाहियात किस्म के लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों को, वाहियात चीज़ों को चला रहे हैं। तो ये सब गलत बातें, और संगत को भ्रमित किया जा रहा है कि बहन हनीप्रीत नाम देगी। मैं तो कह रहा हूँ कि इंतजार तो करो। नाई रे नाई, तेरे सिर पे कितने बाल अभी कटेंगे, सारे सामने आ जाएंगे, देख लेना कितने दिन रह गए। नबी जी, मैं तो बार बार आपसे भी कह रहा हूं कि आप भी ऐसी बातों को ना ध्यान दें, और ना ही ऐसी बातों को संगत में फैलाएं साहब, क्योंकि जो गलत है ना साहब वो गलत है। सावन जी, हम तो पिताजी के साथ हैं भाई जी, आज तक हनीप्रीत ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं तो कह रहा हूं ना साहब, हमें पिताजी के साथ ही रहना है, भलाई भी उसी में है हमारी, उसके अलावा है क्या। पूज्य हजूर पिताजी ने चलना सिखाया, पूज्य हजूर पिताजी के दिखाए गए रास्तों पर हम लोग चल रहे हैं, और जब तक जिएंगे सरकार उन्हीं के दिखाए गए रास्ते पर चलेंगे हम लोग, उसके अलावा कुछ है ही नहीं हमारे पास। लेकिन कुछ लोग बहका रहे हैं तो हम बहक रहे हैं उसमें, ऐसा नहीं है। हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, और ये वक्त सावधान रहने का है। ये बात किसी मित्र मासी की तरह फैल रही है। बताओ, बातों पर ध्यान नहीं दिया इतने साल, तभी पिताजी को जेल में बैठा दिया लोगों ने। नहीं यार, मालिक के प्यारो, ये वक्त संभलने का है और संभालने का है। दरबार को खुद भी संभलो, दरबार को भी संभालो। सबसे बड़ी सेवा आज के वक्त, अगर आज नहीं संभले तो साहब कभी नहीं संभल पाएंगे। क्योंकि चीजें बहुत तेजी से दौड़ रही हैं और लोग हमें गुमराह कर रहे हैं और हम हो रहे हैं, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। हमें सही और गलत का फर्क नहीं पता, हम ध्यान नहीं दे रहे हैं।
एक बहुत खूबसूरत सा एक गीत है, ढूंढ रहा था बहुत देर से, वो दूसरे सिस्टम में उसमें तो खुला ही नहीं कुछ भी, और तेरी खुल तो यहाँ भी नहीं रहा है। मुझे लग रहा रिमूव हो गया। लेकिन जब आप बहुत शिद्दत से कुछ चीज़ें ढूंढते हैं ना तो मिल ही जाती हैं। चलिए, एक बहुत खूबसूरत सा एक भजन है, और मुझे वैसे यहाँ खड़े नहीं होना चाहिए, लेकिन चलिए फिर भी अब बैकड्रॉप आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकता मैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सजन गल्ला सजन, थक गई रहवा निहार, तेरे बिछोड़े ने दिल ऐसे तोड़े, दुख हुण न हुंदा सहार। सजन गल्ला सजन, थक गई रहवा निहार, मिन्नता मैं पावा वे कर दी दुआवा, हाड़ा वे एक बार सुनिया के हावा, तरले मैं कर दी हाय जावा मर दी, वे मोया नू ना होर मार। सजन गल्ला सजन, थक गई रहवा निहार, न धुप दिल नु भावे न छा चंगी लगदी, ए जिंदगी किसे नाग ने डंगी लगदी, तेरा रोग खांदा है वधदा ही जांदा है, कीते उपा में हजार। सजन गल्ला सजन, थक गई रहवा निहार। और हम सबकी इच्छा है कि पूज्य हजूर पिताजी जल्दी आ जाएं, तो उसी पर एक अंतरा है बहुत खूबसूरत। तू आ जावे छेती मेरा जी नहीं लगता, सारी सारी राती रवे दीवा जगता, करा जे हनेरे ता दुख पैन घेरे, हिंज रही राता गुजार। सजन गल्ला सजन, थक गई रहवा निहार, वे सजना नू इन्ना दुखी नहीं करीदा, जिनू मीत मनिए ओदा दम भरीदा, नजर जिस नु टोले मेरा मीत निकोले, ता फिर की फिजा की बहार। सजन गल्ला सजन, थक गई रहवा निहार। सजन गल्ला सजन, थक गई रहवा निहार, तेरे विछोड़े ने दिल ऐसे तोड़े। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु की प्यारी साथ संगत जी, अब विदा लेता हूँ आपसे। कल मिलते हैं, कल शाम को। शमशेर सिंह लिख रहे हैं, एडम के खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो एडम को उसका जवाब देना चाहिए, अगर एडम चुप रहता तो लगता है कि एडम की गलती। शमशेर सिंह जी, एडम के खिलाफ मैं तो एक बात जानता हूँ कि अगर किसी को जवाब लेना तो कोर्ट जाए, कोर्ट में सवाल दागे कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, तो साहब सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन मुझ जैसा कोई भी राह चलता कुत्ता भौंके और वो कहे, वो सोचे कि एडम जवाब देगा या शाही परिवार जवाब देगा, हनीप्रीत जवाब देंगी,
तो बड़ी बचकानी सी बात है साहब, किस किस का जवाब दें? एक आदमी थोड़ी है, 150 करोड़ लोग हैं साहब देश में। 150 में से 1 करोड़ लोग भी अगर सवाल करने पर आए तो किस किस का जवाब देंगे? मुझ जैसे भौंकने वाले किसी भी कुत्ते को पत्थर मारने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें लगता है कि सवाल चाहिए तो न्यायालय जाएं और कहें कि हमारे सवालों का जवाब दें। तो मेरी कही गई बात बुरी लगेगी साहब, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा। और मेरा आप सबसे निवेदन है कि किसी के बहकावे में ना आए कभी भी। जो पिताजी ने रास्ता दिखाया उस पर चले, हम उस पर चलते हुए उसे पा सकते हैं, उससे मिल सकते हैं, उसके दर्श दीदार हो सकते हैं साहब। तो चलिए कल मिलते हैं शाम को 8:30 बजे। तब तक के लिए गुड नाइट, शबा खैर। और सरकार अगर मेरी किसी भी बात से, भाई जी बुरा मत मानना, माता जी का क्या बोल रहे भाई। राधे जी, ये लोग कह रहे हैं कि बहन हनीप्रीत ने माता जी को दरबार से निकाल दिया, जबकि ये सिर्फ अफवाह है और साथ संगत को गुमराह करने वाली एक बात है। मैं इस बारे में अगर कोई और जानकारी या पुख्ता होंगी तो कल मिलते हैं, नहीं तो हम लोग अंतिम रविवार को जा रहे हैं सरसा सासतनाम जी धाम। तो वहाँ भी कुछ एक नई बातें पता लगेंगी, तो उन पर भी चर्चा होगी। लाइव वहाँ से भी रहूँगा, बातचीत होगी बाकायदा। दूसरों की नज़रों में खुद की तलाश न कर, जिन्हें खुद की औकात नहीं पता वे ही तुझे जज करेंगे। क्या बात है मनोज जी, बहुत शानदार। और एक बात और कही थी किसी ने, इसी ऐसी मिलता जुलता है कि ना कर मुझे तलाश ए बंदे, ना कर मुझे तलाश ए बंदे आसमां और जमी की गर्द में, ना कर तलाश मुझे ए बंदे आसमां और जमी की गर्द में, अगर मैं तेरे दिल में नहीं तो कहीं नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं। तो चलिए मिलते हैं कल शाम को 8:30 बजे। बग्गा वंदना जी धन धन सदगुरु त्रेसरा, मनोज भाई धन धन सदगुरु त्रेसरा, कृष्ण प्रजापति जी धन धन सदगुरु त्रेसरा, कमलेश वालिया जी धन धन सदगुरु त्रेसरा, बहन बबली दारोद जी धन धन सदगुरु त्रेसरा, अमित चंद जी धन धन सदगुरु त्रेसरा, और जो भी सेवादार देख रहे हैं उन सभी को नारा। और अगर मेरी किसी बात से किसी भी सेवादार का मन दुखी हुआ तो साहब आपके पैरों में हाथ लगा के माफी चाहूंगा। धन धन सतगुरु तेरा ऐसा। मिलते हैं कल शाम को 8:30 बजे। मिलने का जगह यही है, सच की राह टाइम से मिलेंगे। अब मिलते हैं कल ब्रह्मचाल पार्ट 3 में। तो ब्रह्मजाल 2 था साहब। ये ब्रह्मजाल ये कि ये फैला दिया गया कि बहन हनीप्रीत नाम देंगी, माता जी को दरबार से निकाल दिया, भाई जसमीत जी अपना सामान पैक करने की तैयारी कर रहे हैं। ये भ्रमजाल है। इस भ्रमजाल से बाहर निकले साथ संगत जी। मिलते हैं कल ब्रह्मजाल पार्ट 3 में। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।